गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च 2026 या उससे पहले है तो ये बैच आपके लिए है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यस, कंफर्मेशन आ गई आरू की। गुड मॉर्निंग आरू। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सैलरी चैप्टर चल रहा है अपना, राइट। 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, 2 या 3 क्लास और लगेंगी टोटल, 2 या मैक्सिमम 3। ठीक है, क्लोज हो जाएगा ये भी। और इसके साथ ही फ्रेंड्स अपना इनकम टैक्स का कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो लास्ट हमने फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 22 तक किया था, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, सेक्शन 17(2)(4), जहां पर हमने देखा था मॉनेटरी परक्विजिट्स के बारे में। मॉनेटरी परक्विजिट्स कौन से? जहां पर एम्प्लॉय ने कोई फैसिलिटी अरेंज की, एम्प्लॉय ने कोई फैसिलिटी अरेंज की, एम्प्लॉय ने एक सर्वेंट अपने लिए हायर किया, बट उसकी पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, राइट। एम्प्लॉय ने अरेंज किया, पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, मॉनेटरी परक्विजिट, राइट। सेक्शन 17(2)(4) हर केस में टैक्सेबल, हर केस में टैक्सेबल होंगी। ठीक है जी। इसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 23 आज हम लोग करेंगे, जिसमें बात करेंगे पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बिहाफ पे कुछ इंश्योरेंस का प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर देता है, राइट। सेक्शन 17(2)(5) इंश्योरेंस पॉलिसीज टेकन बाय एम्प्लॉय। पॉलिसी टेक किसने ली है? एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉय ने पॉलिसी ली। इफ एम्प्लॉय हैज टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी इन देयर ओन नेम बट द प्रीमियम फॉर दैट पॉलिसी इज पेड बाय एम्प्लॉयर, द प्रीमियम अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल एज ए मॉनेटरी परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में एज ए मॉनेटरी परक्विजिट बन के टैक्स लगा देंगे। ठीक है जी। पॉलिसी एम्प्लॉय ने ली, एम्प्लॉयर ने उसका पेमेंट कर दिया, टैक्सेबल। कुछ सर्टेन पॉलिसीज है जिसकी एग्जेम्पशन है, राइट। लाइक एम्प्लॉयर ने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले ली या स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, राइट। उसके अंदर अगर कुछ प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉयर तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। एम्प्लॉय के हाथ में उस पर टैक्स नहीं लगेगा, राइट। तो एम्प्लॉयर ने कौन सी पॉलिसी ली है? पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। कि मान लो एम्प्लॉय को अगर कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कुछ पेमेंट मिलती है, राइट। तो कह रहा है अगर वो पॉलिसी का प्रीमियम जो पे किया है वो एग्जेम्प्ट है, उसकी इनकम नहीं मानेंगे। साथ में ऐसी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, सारे एम्प्लॉइज के लिए एक पॉलिसी ले ली, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, कह रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉय की इनकम नहीं मानेंगे, एम्प्लॉय की इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है जी। देन टैक्सेबिलिटी ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर इशू कर देता है, शेयर इशू कर देता है। मार्केट वैल्यू शेयर की है 200 रुपए, मार्केट वैल्यू है शेयर की 200 रुपए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है जी मैं आपको फ्री दे रहा हूं, मैं आपको फ्री ये शेयर दे रहा हूं, राइट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के काम से खुश था, उसको उसने कुछ देना था, उसने उसको शेयर दे दिए। किसमें? फ्री में, राइट। कितने शेयर दे दिए जी? 100 शेयर। किसको मिले? ए को। ए के हाथ में टैक्सेबल होंगे? यस टैक्सेबल होंगे, यस टैक्सेबल होंगे। गुड मॉर्निंग महेंद्र, गुड मॉर्निंग। 200 इंटू 100 20,000 रुपए, राइट। ए की टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो 20,000 रुपीज इज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। परक्विजिट की वैल्यू यानी जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है वही उसकी परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी। यहां पर एम्प्लॉयर ने बोला कि 200 रुपए का शेयर है, 100 शेयर मैं आपको दूंगा, लेकिन 50 रुपीज पर शेयर, 50 रुपए मैं आपसे रिकवर करूंगा। तो उसने कहा 50 रिकवर किए, कोई बात नहीं, 50 रुपए रिकवर किए ना, 100 शेयर उसको दिए, तो 50 इंटू 100 5,000 एम्प्लॉयर ने रिकवर किए। परक्विजिट वैल्यू 15,000,
यानी कि जो भी मार्केट वैल्यू है वो परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी, लेकिन अगर उसने कुछ रिकवर किया एम्प्लॉयर ने तो वो रिकवरी वाला अमाउंट इसमें से हटा दो। बैलेंस एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट, बैलेंस एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट। अब मान लो एम्प्लॉय इन शेयर्स को बेच देता है, इन शेयर्स को बेच देता, सपोज एम्प्लॉयर ने कोई रिकवरी नहीं की थी, तो परक्विजिट वैल्यू क्या बनेगी? 20,000। अब इस 20,000 रुपए के जो उसको शेयर आए थे उसने बेच दिए कितने में? 50,000 रुपए में, राइट। उसने 50,000 में शेयर बेच दिए, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं मैं। ये बात थी सैलरी की, कि सैलरी में 20,000 रुपए उसकी इनकम में ऐड हो जाएंगे, लेकिन मान लो फ्यूचर में उसको बेच दे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी? 50,000 में उसने मार्केट में बेच दिए, राइट। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगी फ्रेंड्स जितने में उसको वो शेयर मिले थे, जितने में उसको वो शेयर मिले थे, या फिर जो उसकी परक्विजिट वैल्यू बनी थी। मेरे इस केस में परक्विजिट वैल्यू 20,000, 20,000 रुपए पे वो ऑलरेडी टैक्स दे चुका, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी 20,000 हो जाएगी, गेन आएगा मेरा यहां पर 30,000 का, ठीक है। मान लो उसने 50,000 में बेचे, एम्प्लॉयर ने जब उसको दिए थे 20,000 के, 5,000 उससे रिकवर कर लिए 15,000 में, राइट। उसको 15,000 में एम्प्लॉयर ने दिए, तो यहां पर उसकी परक्विजिट वैल्यू कितनी होगी? परक्विजिट वैल्यू होगी फ्रेंड्स अगेन 20,000। क्यों? 20,000, 15,000 पे तो उसकी, राइट, 15,000 तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 15,000 तो उसकी परक्विजिट वैल्यू, वो प्लस उसकी पॉकेट से 5,000 गया, तो जो मेरी पॉकेट से गया, जो मैंने परचेस करने के लिए पे किया, वो भी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, राइट। तो 15,000 पे मैंने टैक्स दिया एज ए परक्विजिट वैल्यू, तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस मेरा जो 5,000 जो मैंने अपनी पॉकेट से पे किया, तो मोटा मोटा हर सिचुएशन में 20,000 ही मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा, चाहे मैंने उसके लिए कुछ पे किया या नहीं किया, राइट। जब मैं सैलरी में टैक्सेबिलिटी निकालूंगा तो डिपेंड करेगा, अगर कुछ रिकवरी की तो 5,000 रिकवरी कर ली तो 15,000 रुपए कॉस्ट ऑफ 15,000 परक्विजिट वैल्यू, कुछ रिकवरी नहीं की 20,000 परक्विजिट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू परक्विजिट वैल्यू, सिंपल, राइट। लेकिन एम्प्लॉयर ने अब मैंने उन शेयर्स को सेल किया, खरीद चुका मैं, अब सेल कर दिया, सेल करूंगा तो कैपिटल गेन आ जाएगा बीच में। जब कैपिटल गेन बीच में आया तो यहां पर फ्रेंड्स 50-20, राइट, इन एनी केस 20 ही रिड्यूस होगा, इन एनी केस 20 ही रिड्यूस होगा, इन एनी केस जो उन शेयर्स की उस टाइम मार्केट वैल्यू थी वही रिड्यूस होगी। आप इसको जैसे मर्जी समझना चाहो वैसे समझ लो, राइट। 5,000 जो उसने अपनी पॉकेट से दिया, 15,000 जिस पे मैंने टैक्स दिया, 15, 5, 20,000, ठीक है, डन। तो ये फ्रेंड्स टैक्सेबल वैल्यू बनेगी। तो इस केस में भी जो मेरा कैपिटल गेन आएगा दैट इज 30,000, राइट। अब ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ये डिपेंड करेगा मैंने कब बेचा, कितने टाइम उनको होल्ड किया, वो आप उसके हिसाब से निकालोगे, ठीक है। चलो जी पढ़ लेते हैं थ्योरी। Perquisite value, when employer issue share or securities to employee, the perquisite value is determined by the market value of those shares or securities at the time of issue. जब इशू किया है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी उससे डिसाइड करेंगे। इफ एम्प्लॉयर रिकवर्स एनी अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉय, कुछ रिकवर कर लेता है फॉर दी शेयर, दैट शेयर विल बी डिडक्टेड, ओनली द नेट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो कुछ रिकवरी हुई, उसको रिकवरी को उसमें से रिड्यूस कर देंगे, बैलेंस जो नेट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मिस्टर रोहन को 100 इक्विटी शेयर इशू किए गए 1/7/24 को, मार्केट वैल्यू 150 थी, टैक्सेबल अमाउंट होगा 100, राइट। 100 शेयर इंटू 150, 15,000, 100 रुपए का शेयर, 150 रुपए वाला शेयर, 100 शेयर फ्री इशू कर दिए गए। सेल ऑफ शेयर, इफ एम्प्लॉय सेल्स दी शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी मार्केट वैल्यू कंसीडर्ड फॉर टैक्सेशन अंडर दैट सैलरी 15,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15,000 बनेगी। तो उस केस में मान लो 5/10/24 को सेल कर दिए, 1/7/24 को उसको मिले 5/10/24, विद इन 12 मंथ सेल कर दिए, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 310 के हिसाब से सेल किया 31,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसको पड़ी थी कॉस्ट 15,000, राइट, 16,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इफ शेयर वर इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर 50 पर शेयर, मान लो 50 की उसने रिकवरी कर ली थी, परक्विजिट वैल्यू अंडर दैट सैलरी शैल बी 150 माइनस 50, 100 इंटू 100 शेयर्स 10,000, उस केस में परक्विजिट वैल्यू 10,000 बनेगी। और कैपिटल गेन जो आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 इंटू 310,
31,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस 10 को काट के 15 कर लेना, ये टाइपो एरर है, ये 15,000 होगा, राइट। और ये कैपिटल गेन जो आएगा 31 माइनस 15, यहां पर भी 16,000 आएगा। 10,000 जो परक्यूजिट वैल्यू है वो रिड्यूस नहीं होगा, 10,000 जो परक्यूजिट वैल्यू है, साथ में 50 रुपए पर शेयर, 5,000 उसने एम्प्लॉयर को पे किया, वो भी मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो 15 टोटल बनेगा, 10 मेरी कॉस्ट ऑफ 10 मेरी परक्यूजिट वैल्यू, 5,000 जो मैंने पे किया था, 15,000 वो मेरे को रिड्यूस करना है, 31 माइनस 15, 16,000 मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अपने नोट्स में ठीक कर लेना फ्रेंड्स, ये टाइपो एरर है यहां पर। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरे को शेयर अगर कुछ भी मिलते हैं एम्प्लॉयर से तो उसमें परक्यूजिट वैल्यू आएगी, यस। अगर मेरे को फ्री मिले तो एम्प्लॉयर ने, राइट, अगर मेरे को फ्री मिले तो जो उसकी मार्केट वैल्यू जब शेयर इशू किया गया वो मार्केट वैल्यू ही मेरी क्या हो जाएगी, परक्यूजिट वैल्यू। कुछ रिकवरी की है तो उसमें से रिकवरी अमाउंट को रिड्यूस कर देना, बैलेंस मेरी परक्यूजिट वैल्यू। परक्यूजिट क्या है, मोटा मोटा मेरा फायदा कितना हो रहा है, बस ये है मेन फंडा, ये है मेरा फायदा कितना हो रहा है, वो मेरा फायदा जो है मेरे को उस पर टैक्स देना है। चलो जी, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। सुपर एनुएशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, जिसका एक सीधा सा एग्जांपल है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। ऑलरेडी हमने देखा कि पीएफ में आप लोग कंट्रीब्यूट कर, पीएफ में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है 12% तक। अगर उसने कंट्रीब्यूट किया तो वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होता, एग्जेम्प्ट। 12 के ऊपर किया तो जो ऊपर किया एक्स्ट्रा वाला वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है। एक चीज हमने ये पढ़ी थी। अब कुछ एडिशनल पार्ट है। क्या एडिशनल पार्ट है? द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड आर नॉट काउंटेड एज टैक्सेबल इनकम व्हेन दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड। जब कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर, बट सब्जेक्ट टू लिमिट्स, लिमिट के अंदर। दिस मीन्स एसएससी डोंट पे इनकम टैक्स ऑन द अमाउंट एट द टाइम ऑफ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड। जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कोई टैक्स नहीं देना। इफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन फंड स्कीम एंड अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड एक्सीड्स 7.5 लाख इन फाइनेंशियल ईयर, द अमाउंट ओवर 7.5 लाख विल बी टैक्स्ड एज इनकम। एम्प्लॉयर ने पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर ने पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर ने किसी भी सुपरएन्यूएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया, किसी भी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, बट अप्रूव्ड, राइट, अप्रूव्ड। अनअप्रूव्ड वाला क्यों नहीं? क्योंकि अनअप्रूव्ड में हमने पढ़ा था कि अनअप्रूव्ड जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो, एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूशन करता है तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जब वो पैसा मुझे मिलता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। तो इन एनी केस जब वो पैसा मिलेगा पूरा टैक्स होना है। प्रॉब्लम है अप्रूव्ड वाले में, क्योंकि अप्रूव्ड वाला एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो अप्रूव्ड वाले पे उन्होंने स्पेशल बताया कि भाई 7.5 लाख से ज्यादा नहीं करना पूरे साल में। पूरे साल में सारे फंड मिलाकर 7.5 लाख से ज्यादा नहीं करना। 7.5 लाख के ऊपर किया तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल, रोहन इज एम्प्लॉयड बाय अल्फा लिमिटेड विद सैलरी ऑफ 100 lakhs। 1 करोड़ का पैकेज है उसका। एम्प्लॉयर 12% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कितना? 12% हो जाएगा जी 12 लाख रुपए। इन दिस केस एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी 7.5 लाख, बैलेंस 4.5 लाख विल बी टैक्सेबल। 4.5 लाख एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसकी सैलरी में। टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड एज पर सेक्शन 17 to 7A, राइट, ये सेक्शन 17 to 7, 17 to 7A। इफ एनी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल, इफ एनी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल, मेरे इस एग्जांपल में 4.5 लाख, अगर कुछ पार्ट टैक्सेबल है यानी 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट निकल गया और वो टैक्सेबल है, द इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर इनकम अर्न्ड ऑन दैट अमाउंट इज ऑल्सो टैक्सेबल। कह रहा है इस केस में 4.5 लाख टैक्सेबल हो गए। इस 4.5 लाख पे कुछ इंटरेस्ट मिला आपको, इस 4.5 लाख पे कुछ डिविडेंड मिला, वो भी टैक्सेबल। कह रहा है वो भी नहीं छूटेगा, पूरा टैक्सेबल, राइट। नॉर्मली हमने देखा था पीएफ के अंदर 9.5% तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर अगर आपने 7.5 लाख से ऊपर का कुछ कंट्रीब्यूशन किया, किसने? एम्प्लॉयर ने, तो जो ऊपर वाला पोर्शन वो टैक्सेबल, उसके ऊपर इंटरेस्ट, डिविडेंड आ रहा है, इनकम आ रही है, वो भी टैक्सेबल। ठीक है जी। इन मिस्टर रोहन्स केस अबव एग्जांपल द एंटायर इंटरेस्ट ऑन 4.5 लाख विल बी टैक्सेबल। 4.5 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सपोज अल्फा प्राइवेट लिमिटेड कंट्रीब्यूट 8.5 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड
ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर रोहन। 8.5 लाख की है, मतलब 7 से 1 ऊपर 1 लाख फालतू, वो टैक्सेबल होगा। मिस्टर रोहन हैड ऑल्सो मेड एन इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, मिस्टर रोहन ने भी अपना खुद कॉन्ट्रीब्यूट किया है 8.5 लाख। लेकिन ये प्रोविजन बात करता है केवल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, ध्यान रखना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। अब मिस्टर रोहन मेड एन इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट एज ऑन 1/4/24। 1/4/24 मतलब ईयर स्टार्ट हुआ है उसके पहले दिन जो बैलेंस था उस फंड में 32 लाख रुपए का फंड में बैलेंस है। इंटरेस्ट एक्रूड इन हिज आरपीएफ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक टोटल 344 का इंटरेस्ट भी मिला है। तो क्या हुआ है, 1/4/24 को 32 लाख का बैलेंस था फंड में, 8.5 लाख एम्प्लॉयर ने, 8.5 लाख एम्प्लॉय ने उसमें और कंट्रीब्यूट किया, तो 32 प्लस 8.5 प्लस 8.5 और प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल गया 344 का, प्लस 344,250, इतना फंड इकट्ठा हो गया। द टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 to 7A प्रीवियस ईयर 24-25 वुड बी कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो मुझे क्या निकालना है, देखो 1 लाख रुपया जो इस साल फालतू किया, एक तो वो टैक्सेबल होगा, दूसरा मुझे ये निकालना है कि इस 1 लाख पर इंटरेस्ट कितना मिला, बस ये निकालना है मुझे उस 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट कितना मिला। तो वो बता रहा है जी पूरा जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो 344,250 का मिला है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, देखो जी, ओपनिंग बैलेंस था 32 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 32 प्लस 8.5 एम्प्लॉय ने, 8.5 एम्प्लॉयर ने, 17 लाख का कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर हुआ, और 344,250 का उसके अंदर क्या किया गया, 344,250 का इंटरेस्ट भी आया। तो ये सब मिला के क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को जो होगा वो 52,44,250 का होगा उस फंड में बैलेंस। ओपनिंग 32, क्लोजिंग 52,44,250, राइट। इसका उन्होंने क्या किया, एवरेज निकाल दिया। देखो कोई ना कोई मैकेनिज्म निकालना था कि मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूं, तो एवरेज मेथड अप्लाई कर दिया कि एवरेज मेथड से इंटरेस्ट निकाल लो कि भाई एवरेज बैलेंस पूरे साल में कितना था, एवरेज बैलेंस पूरे साल का 42,22,125। ऑन एन एवरेज पूरे साल में कितना बैलेंस था जी, ओपनिंग 32 लाख था, क्लोजिंग कितना था, 54 लाख था, ऑन एन एवरेज पूरे साल कितना था, ऑन एन एवरेज 42 लाख था, डिवाइड बाई 2 करके निकाल लिया दोनों को प्लस करके, राइट। तो 32 प्लस 52 84 डिवाइड बाई 2 42, एवरेज बैलेंस 42, राइट। 42 लाख पे इंटरेस्ट कितना मिला, 344,250 का, तो 1 लाख पे कितना मिला होगा, 1 लाख पे इंटरेस्ट कितना मिला होगा, कैसे निकालोगे जी, 32 44 डिवाइड करेंगे एवरेज जो बैलेंस था, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 लाख से, तो इंटरेस्ट जो मिला होगा 8153। तो 1 लाख, राइट, प्लस 8153, ये दोनों क्या होंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे, उसकी सैलरी में जाके ऐड हो जाएंगे, राइट। बस इस कैलकुलेशन के लिए हमने इस कैलकुलेशन को किया यहां पर, ठीक है जी। तो अगर एम्प्लॉयर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट किसी अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड्स में कंट्रीब्यूट करता है ड्यूरिंग द ईयर, राइट, 7.5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है, 7.5 लाख के ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। 7.5 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट होगा टैक्सेबल, जो ऊपर का अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो पूरा इंटरेस्ट भी टैक्सेबल, ठीक है। देन अगला पॉइंट, फ्रिंज बेनिफिट अंडर सेक्शन 17 to 8। फ्रिंज बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, फ्रिंज बेनिफिट मतलब ये भी टाइप ऑफ परक्विजिट्स है, अदर फैसिलिटीज, कुछ और फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे रखी हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज के बारे में हमने बात किया, घर रहने के लिए दे दिया, राइट, कंसेशनल रेंट पर दे दिया, या फिर एम्प्लॉयर ने फर्नीचर दे दिया, राइट, बहुत सारी तरह की, उसने गाड़ी दे दी, अपनी गार्डनर दे दिया, गेस्ट की फैसिलिटी दे रखी है, सर्वेंट की फैसिलिटी दे रखी है, अलग अलग टाइप की फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। ऐसे ही कुछ और फैसिलिटीज के बारे में बात की गई सेक्शन 17 to 8 के अंदर। फ्रिंज बेनिफिट्स, कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन क्या होता है फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, मिस्टर ए इसका एम्प्लॉय है, एबीसी लिमिटेड मिस्टर ए को क्या कहता है, मैं तुम्हें लोन दे दूंगा, मैं तुम्हें लोन देता हूं 10 लाख का, आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, कुछ इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो एम्प्लॉय का फायदा है नहीं है, बिल्कुल फायदा है। अब अगर ये लोन ये जाके मार्केट से लेता तो इसको क्या करना पड़ता, इंटरेस्ट देना पड़ता। मार्केट से लेता सपोज तो इसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ता, राइट। तो कितना इंटरेस्ट आता, 1 लाख रुपीस।
मार्केट से अगर ये लोन लेता है इस 10 लाख पे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करता, एम्प्लॉयर ने इसको फ्री में दे दिया। इनकम टैक्स का रूल बोलता है जी 1 लाख रुपए आपकी इनकम, आपकी परक्विजिट, राइट, इंटरेस्ट फ्री लोन, परक्विजिट वैल्यू 1 लाख रुपए उसकी सैलरी में ऐड कर दो, राइट। एम्प्लॉयर ने बोला 10%, राइट, एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है मैं एक काम करता हूं, आपको मैं आपको लोन दूंगा 10 लाख का, लेकिन कितने पे, 5% पे, 5% पे। आप मार्केट से लेते कितना, 1 लाख देना पड़ता, आपको एम्प्लॉयर को कितना देना पड़ा, 50,000 केवल, क्योंकि एम्प्लॉयर ने कंसेशनल रेट पर आपको दिया, कंसेशनल रेट पर दिया, तो आपको कितना देना पड़ा, 50,000। फायदा कितने का हुआ आपका, 50,000 का। मार्केट से 1 लाख, एम्प्लॉयर को 50,000, तो 50,000 का आपका फायदा। दिस 50,000 इज परक्विजिट वैल्यू। जो भी आपका फायदा है वो आपकी परक्विजिट वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है ये परसेंटेज कैसे ले, कौन सी परसेंटेज ले, फायदा कैसे निकालें, कि भाई मेरे को फायदा हुआ है वो कौन सी परसेंटेज, ये 10% कौन डिसाइड करेगा। तो इनकम टैक्स ने बोला जी आप ये जो परसेंटेज लोगे वो ले लो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट। उस डेट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस रेट पर लोन दे रही है वो रेट ले लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट चल रहा है जी 10%, तो आप 10% से परक्विजिट वैल्यू निकाल लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट चल रहा है जी 10 की जगह 8%, 8% तो 10 लाख का 8%, 80,000 रुपए परक्विजिट वैल्यू। इसमें से एम्प्लॉयर ने कुछ रिकवर किया, कितना, 5%, 50, तो परक्विजिट वैल्यू 30,000, 80 बनती, 50 दे दिया, 30,000 रुपए जो मेरा फायदा हुआ वो मेरी परक्विजिट वैल्यू। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो मेरे को रेट लेना है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेना है, उसके लिए मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे क्वेश्चन में दिया होगा। बट अगर थ्योरी आती है तो थ्योरी में आपको लिखना पड़ेगा कि जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट है उस रेट पर परक्विजिट वैल्यू की कैलकुलेशन होगी, राइट। ये आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। और प्रैक्टिकल आएगा तो उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट दिया होगा। अगर रेट 10% दिया हो 10% से कैलकुलेशन कर देना, अगर 12% दिया हो 12% से कर देना, ठीक है। तो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, चाहे लोन ऑन कंसेशनल रेट पर दिया, मेरे को एसबीआई के रेट के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन करनी है। अगर एसबीआई का जो भी रेट है और इंटरेस्ट फ्री है तो जितना का जितना इंटरेस्ट एसबीआई के रेट से बनता है वो मेरी परक्विजिट वैल्यू। अगर एम्प्लॉयर ने उसमें से कुछ रिकवरी की है वो रिड्यूस कर दो, रिड्यूस कर दो, सिंपल है फ्रेंड्स। हर जगह परक्विजिट के अंदर एक ही फंडा चल रहा है कि भाई परक्विजिट वैल्यू क्या है, मोटा मोटा या तो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर या मार्केट वैल्यू, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर या मार्केट वैल्यू, वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दो। एम्प्लॉयर ने कुछ रिकवरी भी की, वो रिकवरी उसमें से रिड्यूस कर दो, ठीक है, रिड्यूस कर दो। चलो जी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड ए लोन टू एम्प्लॉय और टू द मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हाउस होल्ड, चाहे एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे या एम्प्लॉयज हाउस होल्ड। एम्प्लॉयज के हाउस होल्ड कौन कौन है फ्रेंड्स आगे जाके बताऊंगा, वैसे आपको बताता हूं। एम्प्लॉयज के हाउस होल्ड के अंदर एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, इवन सर्वेंट। सर्वेंट याद होगा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मल्टीपल कार दे दी तो वो कार उसके सर्वेंट को दी है, मैंने एग्जांपल दिया था, तब भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, याद होगा लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था वहां पर, क्योंकि हाउस होल्ड की बात की गई थी कि अगर उसके हाउस होल्ड में भी किसी को कार दे दी गई है तो वो भी परक्विजिट वैल्यू उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। मैंने एग्जांपल में बताया था कि एम्प्लॉयर ने कार दे दी एम्प्लॉय के सर्वेंट को, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, राइट। तो हाउस होल्ड में कौन कौन आएगा, मतलब इन सब में से कोई भी किसी को भी लोन दिया गया, जरूरी नहीं एम्प्लॉय को दिया हो। कई बार एम्प्लॉय क्या करता है, कहता है मुझे मत दो, टैक्स लग जाएगा, मेरी वाइफ को दे दो, मेरे बच्चों को दे दो, मेरे फादर के नाम से दे दो, आप इवन मेरे सर्वेंट को दे दो, राइट। तो सब पे टैक्स एट एन इंटरेस्ट रेट दैट इज लोअर देन द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट से कम पे अगर लोन दिया है तो जितने कम पे दिया है उतने पे टैक्स लगा दो, राइट। द डिफरेंस बिटवीन एसबीआई इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन विल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट। द परक्विजिट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। कंप्यूटेशन ऑफ परक्विजिट वैल्यू सिंपल, जो मैंने बताया अभी वही कंप्यूटेशन का मेथड है। लोन अमाउंट 10 लाख मेरे एग्जांपल में, 10 लाख। इंटरेस्ट चार्ज बाय एसबीआई मेरे एग्जांपल में 10%। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय एम्प्लॉयर मेरे एग्जांपल में 5% एम्प्लॉयर ने चार्ज कर लिया। ये है 10 लाख, 10 लाख काम को मल्टीप्लाई करना है किससे,
10% माइनस 5%, 5% से 10 लाख का 5%, 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। इफ एम्प्लॉयर हैज ग्रांटेड लोन ऑफ 20 lakhs टू एम्प्लॉय ऑन 1/4/24 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम, द रेट चार्ज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज 10% पर एनम। यूजिंग फॉर्मूला अब परक्विजिट वैल्यू क्या होगी? 20, 10 माइनस 5, 5%, 1 लाख रुपए इसकी परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी। कंसिडरेशन फॉर आउटस्टैंडिंग बैलेंस when calculating the perquisite value, the outstanding balance of the loan at the end of each month should be taken into account. लोन का जो मंथ के एंड में बैलेंस बचा है उसको देखना है, उस बैलेंस को देखना है, राइट। इंपॉर्टेंटली देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट परक्विजिट वैल्यू फॉर पार्शियल मंथ। पार्शियल मंथ की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, फुल मंथ की कैलकुलेशन करनी है। इट शुड ओनली बी असेस्ड बेस्ड ऑन द कंप्लीट आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एग्जांपल के साथ समझ लो। देखो क्या कह रहा है, Mr. Rohan is employed in ABC Limited. He has taken a loan of 20 lakhs from employer 20/4/24. 20/4/24 को लोन लिया 4%, SBI का रेट है 10%, तो 6% पे टैक्स लगेगा। 6% परक्विजिट वैल्यू होगी और वो उसकी इनकम में ऐड होगी। एंड लोन वॉज रीपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 4 लाख। 4 लाख रुपए हर साल वो लोन वापस भी कर रहा है 10 जुलाई 24 से। 10 जुलाई 24 से उसने 4 लाख वापस करने शुरू कर दिया एम्प्लॉयर को। कैलकुलेट दी टैक्सेबल अमाउंट। अब देखो लोन कब लिया? 20/4/24, अप्रैल 24 का। अप्रैल 24 में कितना लोन लगेगा? 20 लाख के हिसाब से। अप्रैल 24 में 20 लाख के हिसाब से एट द एंड ऑफ मंथ के एंड में कितना बैलेंस है बस वो मुझे उठा देना है। अप्रैल 24 के एंड में कितना बैलेंस रहा होगा? 20 का लोन लिया पूरा 20, 6% 10,000, राइट। 6% इंटरेस्ट अमाउंट। एक सेकेंड फ्रेंड्स रुकना, फ्रेंड्स फिगर ठीक कर लेना। 10 की जगह ये 12 हो जाएगी आपकी, 10 की जगह ये 12 हो जाएगी, ठीक है। फिर मई में 20 लाख, 6% 12,000, राइट। तो ये मेरा हो गया जी। उसके बाद जून 24 रीपेड कब शुरू किया उसने? रीपेमेंट शुरू किया 10 जुलाई से। 10 जुलाई से तो जून तक बैलेंस 20 लाख था, 6% 12,000, ठीक है जी। उसके बाद 10 जुलाई को उसने 4 लाख वापस कर दिए और हर महीने अब 4 लाख वापस कर रहा है। रीपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट। कब से? 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर 4 लाख वापस कर देगा। तो यानी कि जुलाई में जो एंड में बैलेंस होगा वो 20 माइनस 4, 16 लाख का बैलेंस बचा। उस पर 6%, राइट। 16 लाख का 6% जो भी आया आप यहां निकाल लेना। फिगर चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, ये कुछ टाइपो एरर है, कैलकुलेशन एरर है यहां पर। अगस्त 24 में 12 लाख, 4 लाख और कम हो गए, 6% जो भी फिगर आएगी निकाल लेना आप। फिर सितंबर 24 में 8 लाख, 6% जो भी फिगर आएगी इसको चेंज कर लेना, राइट। 4800 आएगा ये वाला। देन अक्टूबर 24 में फिर 4 लाख रह गया बैलेंस, 6%, राइट। और उसके बाद नवंबर 24 तक जीरो हो चुका था। नवंबर 24 में कुछ नहीं बचा, जीरो, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने 10 नवंबर को पे की होगी, 10 नवंबर 24। तो 30 नवंबर को कोई बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं। जितना भी अमाउंट आया ये 50 नहीं होगा, जो भी अमाउंट आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना, ये उसकी इनकम में जाके ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स, उसकी इनकम में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल। जो भी मेरे को लोन मिला है वो लोन मेरा टैक्स, उस लोन पर इंटरेस्ट मेरा टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर ने कुछ रिकवरी कर ली, उस रिकवरी को रिड्यूस कर दो। रेट कौन सा लेना है? स्टेट बैंक का, राइट। स्टेट बैंक का रेट लेना है। हर महीने के एंड में देख लो आउटस्टैंडिंग कितना है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दो सीधा, बस ये कैलकुलेशन है फ्रेंड, सिंपल, ठीक है जी। इफ एम्प्लॉयर हैज गिवन पैटी लोन देयर इज नो परक्विजिट। पैटी लोन क्या होता है फ्रेंड्स? कई बार आप देखोगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ डेली रूटीन के बिजनेस से रिलेटेड खर्चों के लिए पैसे दे देता है, राइट। छोटे मोटे लोन, छोटे मोटे खर्चों के लिए लोन दे दिया या छोटे मोटे अमाउंट कुछ दे दिया उसको, कह रहा है उस पर नहीं है अगर वो 20,000 रुपए तक है। अगर 20,000 रुपए तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 से ऊपर टैक्सेबल होगा। 20,000 पूरे साल में चिल्लर लोन दे दिया, 20,000 पूरे साल में, राइट, तो कोई टैक्स नहीं है। पैटी लोन मींस वन और मोर लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर वेयर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑल सच लोन ड्यूरिंग ए ईयर पर्टिकुलर इज अप टू 20,000। 20,000 तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 1/4/24 को 10,000 का दिया, राइट। 1/12/24 को 8,000 रुपए दिए, 18 हो गए, 10 और 8 18। 1/3/25 को फिर 3 दिया, तो 18 और 3 21 टैक्सेबल हो जाएगा, इसकी परक्विजिट वैल्यू निकल आएगी, राइट। उसके बाद since original amount of all three loan is exceeding 20,000 then it is taxable, but if employer has not given loan of 1/3/25,
कह रहा है अगर ये वाला नहीं दिया होता, केवल ये दो ही होते, तो कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों मिलते 18K बनते, कोई टैक्स नहीं लगता। एसबीआई का रेट कह रहा है 10% है, तो एसबीआई के रेट से उसने निकाल दिया जी, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया हर महीने का। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या है फ्रेंड्स, लोन जो आपको राइट 20,000 रुपए तक दिया है पूरे साल के अंदर टोटल मिला के, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना। 20 के ऊपर निकलेगा तो उसकी परक्विजिट वैल्यू निकाल लो, किस पे, एसबीआई के रेट पे, और एसबीआई के रेट पे जो भी परक्विजिट वैल्यू मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। एम्प्लॉयर ने कुछ रिकवरी की है, कुछ इंटरेस्ट उससे रिकवर कर लिया, वो रिड्यूस कर दो उसमें से, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। If employer has given loan for treatment of specified disease given under rule 3A, there is no perquisite। कह रहा है कुछ स्पेसिफाइड डिजीज है जिसको मेंशन किया गया रूल 3A में। रूल 3A में कुछ बीमारियां हैं फ्रेंड्स जिसकी लिस्ट दी हुई है। वो बीमारियां इतनी खतरनाक है कि नाम सुन के इंसान डर जाता है। उसके अंदर कैंसर, किडनी फेलियर, एड्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, राइट, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स। मतलब इंसान की लाइफ के ऊपर आ जाती है, अब बचेगा या नहीं बचेगा पता नहीं, राइट, उस पोजीशन में इंसान पहुंच चुका होता है, वो बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। तो अगर एम्प्लॉयर ने उन प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉय को कुछ लोन दे दिया है, तो कह रहे हैं कोई परक्विजिट नहीं निकलेगी उसमें, कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट इतनी बेरहम नहीं है कि एक इंसान मरने की उस बॉर्डर पे बिल्कुल बैठा हुआ है और गवर्नमेंट उसको बोले जी तेरे को लोन मिला है टैक्स दे, तो गवर्नमेंट ने यहां पर छूट दे दी। ठीक है। मिस्टर रोहन इज एम्प्लॉयड इन अल्फा लिमिटेड, इज टेकन लोन ऑफ 8 लाख ऑन एक नॉट सर्विस इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम एम्प्लॉयर एसबीआई रेट 10% फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। इन दिस केस परक्विजिट वैल्यू इज निल। इफ एनी एम्प्लॉयर हैज टेकन एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी कभी भी परक्विजिट नहीं होती। एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है जब वो रिसीव होगी, राइट, जब रिसीव हुई तब उस पर टैक्स लगा देंगे, राइट। एडवांस सैलरी मिलती है, हम लोगों ने पढ़ा था, हमें टैक्स लगेगा, बट एज ए सैलरी परक्विजिट कभी नहीं होती वो। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी लोन और एडवांस एंड नो परक्विजिट वैल्यू शैल बी कंप्यूटेड विद रिगार्ड टू सच एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी को कभी भी लोन मान के कि ये लोन दिया है, टैक्स नहीं लगाते। ठीक है, उसको लोन नहीं मानना, परक्विजिट नहीं होगा वो कभी भी। नाउ सेकंड, फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन, हॉलिडे होम एटसेट्रा, सेक्शन 17(2)(8) रूल 372। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे दी घूमने फिरने की। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला जी घूम के आओ, राइट, बाहर घूम के आओ आराम से। एम्प्लॉयर है ABC लिमिटेड, एम्प्लॉयर ने बोला जी बाहर घूम कर आओ। कहां घूम के आओ जी? कश्मीर चले जाओ, राइट, कश्मीर का मौसम बहुत अच्छा है। भेज दिया जी। उसने कहा टिकट मेरी तरफ से आने जाने के, राइट, टिकट मेरी तरफ से। उसने कहा होटल मेरी तरफ से, उसने कहा फूड मेरी तरफ से, राइट, सब मेरी तरफ से, पूरा पैकेज उसने कश्मीर भेज दिया। वो कह रहा है टैक्सेबल। पर्सनल पर्पस से कोई भी ट्रैवल करवाया टैक्सेबल, पर्सनल पर्पस से कोई भी ट्रैवल करवाया टैक्सेबल, एक्सेप्ट LTC। एक फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा LTC, बट मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पर्सनल पर्पस से कहीं बाहर भेजता है ट्रैवल के लिए, घूमने फिरने के लिए, वो जो उसकी वैल्यू है, जो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया उसके ऊपर, वो पूरा का पूरा उसकी परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी और एम्प्लॉय की इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन LTC क्या होता है? लीव ट्रैवल कंसेशन। इनकम टैक्स लॉ बोलता है जी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कभी कभी घूमने के लिए भेज सकता है। कभी कभी कब? कहता 4 साल में 2 बार। कह रहा 4 साल में 2 बार अलाउड है। 4 साल में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 2 बार भेजे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन उस LTC के रूल हैं कि कौन कौन से खर्चे मिलेंगे आपको, कहां भेज सकता है। वो LTC वाले चैप्टर पे जब मैं आऊंगा, LTC वाले टॉपिक पे आऊंगा, फिर बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में LTC आएगा आपका। बट मोटा मोटा LTC वाला अगर केस है तो वो यहां कवर नहीं होता। हम LTC वाले की बात नहीं कर रहे, LTC के अलग रूल है। अगर कोई LTC का केस है तो वो यहां कवर नहीं होगा। अदर देन LTC अगर उसने कुछ दिया, राइट, अदर देन LTC अगर उसने कुछ घूमने फिरने के लिए भेज दिया एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की फैमिली को, राइट, एम्प्लॉय के हाथ में उसकी परक्विजिट वैल्यू निकाल के टैक्स लगा देंगे। अगर कुछ रिकवरी कर ली, रिकवरी को रिड्यूस कर दो।
बस एलटीसी का केस है तो इसको मत ध्यान देना। एलटीसी का केस आएगा तो वो डिफरेंट रूल्स हैं, राइट, उसके लिए मैं बताऊंगा आपको सेपरेटली, राइट। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को भेजा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सपोज भेजा है ए को मुंबई, ए की पोस्टिंग दिल्ली में है और ए को मुंबई भेज दिया ऑफिस ट्रिप के लिए, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, ऑफिस ट्रिप, ऑफिशियल ट्रिप है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं है, राइट, कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं, नो परक्विजिट वैल्यू, यानी कि परक्विजिट वैल्यू केवल तब निकलेगी जब वो पर्सनल पर्पस से भेजे, राइट, कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं है, पूरा एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को भेजा मुंबई, एम्प्लॉयर ने बोला ए ने बोला सर अपनी वाइफ को भी साथ में ले जाऊं, मैं आज तक उसे कभी अपनी वाइफ को घुमाने नहीं लेकर गया, मुंबई जा रहा हूं सर, थोड़ा मुंबई हम घुमाएंगे, उसने कहा ले जाओ, वो अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर चला गया, ए प्लस मिसेस ए दोनों गए, तो जो मिसेस ए के खर्चे हैं वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे, पर्सनल पोर्शन जितना है सैलरी में ऐड, पर्सनल पोर्शन जितना है सैलरी में ऐड, राइट। वो अपने बच्चों को भी ले गया प्लस चाइल्ड को भी ले गया, कह रहा उनके खर्चे भी जितने करे एम्प्लॉयर ने सब उसके इनकम में ऐड, या तो एम्प्लॉय खुद करे इनके खर्चे, एम्प्लॉयर जो बियर कर रहा है वो ए के करेगा, बाकी खर्चे ए खुद बियर कर रहा है, फिर कुछ बात ही नहीं, फिर तो परक्विजिट का सवाल ही नहीं। परक्विजिट कब आता है बीच में? जब एम्प्लॉयर फैसिलिटी दे रहा है, किसको? एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फैसिलिटीज दे रहा है, तब आता है बीच में परक्विजिट। एम्प्लॉयर ने अगर कोई फैसिलिटी दी नहीं तो कोई परक्विजिट नहीं है, एम्प्लॉयर ने अरेंज किया ए के लिए, ए जाते जाते अपनी वाइफ और बच्चों को भी ले गया, उनके खर्चे उसने खुद बियर किए, देयर इज नो परक्विजिट। परक्विजिट आएगा उसने ए के भी खर्चे दिए एम्प्लॉयर ने उसके वाइफ के भी खर्चे दिए, एम्प्लॉयर ने उसके बच्चों के भी खर्चे दिए, एम्प्लॉयर उसकी फैमिली मेंबर्स के खर्चे भी उठा रहा है, तो कह रहा है उन फैमिली मेंबर्स के लिए भी जो खर्चे किए गए हैं वो सब उसकी इनकम में जाके ऐड हो जाएंगे, ए के नहीं होंगे बस, क्योंकि ए तो ऑफिशियल ट्रिप पर है। अब ए जा रहा है मुंबई, एम्प्लॉयर ने बोला भाई 3 दिन की मीटिंग है, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस करके वापस आ जाना। ए ने बोला सर पहली बार मुंबई जा रहा हूं, थोड़ा एक्सटेंड करवा दो, 3 की जगह 5 दिन का ट्रैवल करवा दो, 2 दिन घूम के आ जाऊंगा, 2 दिन घूम के आ जाऊंगा। एम्प्लॉयर ने करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है चल जा कोई बात नहीं, ऑफिस के खर्चे पे घुमाइयो। तो ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा, इसके जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं ये इसकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे, जो पर्सनल पोर्शन है वो जाके सैलरी में ऐड हो जाएगा। सिंपल फंडा ये है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफिशियल ट्रिप पे भेजा, एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफिशियल ट्रिप पे भेजा, उसके साथ में उसके फैमिली मेंबर्स के खर्चे भी किए, फैमिली मेंबर वाले खर्चे टैक्सेबल। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑफिशियल ट्रिप पे भेजा, उसने ट्रिप को एक्सटेंड करवा लिया, एक्सटेंड करवाने में जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए वो टैक्सेबल, कहां? एम्प्लॉय के हाथ में। डन, ठीक है जी। बस ये है फ्रेंड्स प्रोविजन, इतना सा। पर्सनल खर्चा जो भी है, पर्सनल जो पर्सनली मुझे मिलता है ना वो बेनिफिट होता है और वो टैक्सेबल हो जाएगा। इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर ट्रेवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन सच एज हॉलिडे होम, द वैल्यू ऑफ सच फैसिलिटीज विल बी टैक्सेबल एज परक्विजिट। हाउएवर दिस डज नॉट इंक्लूड लीव ट्रेवल कंसेशन। कह रहा है एलटीसी नहीं है, एलटीसी में गवर्नमेंट ने दे रखी है कि भाई थोड़ा घूमना फिरना जरूरी है, तो कितना वो हम बताएंगे, उसके सेपरेट रूल है, राइट। अंडर सेक्शन 1015 एग्जेम्प्ट है, राइट। एलटीसी अंडर सेक्शन 1015 एग्जेम्प्ट है। परक्विजिट वैल्यू कितनी होगी? दी परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेटेड एज एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड। एक्चुअल जो खर्चा किया माइनस उसमें से क्या रिकवरी की। एम्प्लॉयर मेंटेन्ड फैसिलिटी, इफ फैसिलिटी इज होली मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर खुद ही फैसिलिटी को मेंटेन करता है, उसका होटल्स का बिजनेस है, होटल उसका खुद का है, उसने कहा मुंबई में जाके उस होटल में रुक जाइयो, मैं फ्री रुकवा दूंगा, राइट। द परक्विजिट वैल्यू विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। उस फैसिलिटी की मार्केट वैल्यू क्या है, राइट। वो मार्केट में देता तो किसी दूसरे को कितने में देता? कह रहा उतना ही ऐड कर दो। ताज का एम्प्लॉई है, दिल्ली में काम करता है, मुंबई गया, मुंबई ताज में रुक गया, 3 रात वहां पे रुका, पर नाइट 25,000 रेंटल, 75,000 रुपए उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, राइट। फैमिली accompanying on official tour, if employees on official tour and if member of their household accompanies them, the expenditure incurred by employer for the family member will be treated as taxable perquisite. फैमिली के लिए खर्चा किया वो भी टैक्सेबल। एक्सटेंडेड टूर फॉर पर्सनल पर्पस, इफ एन ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड फॉर पर्सनल पर्पस,
एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनल पार्ट ऑफ द ट्रिप विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टैक्सेबल। पर्सनल पार्ट ओनली, जो एक्सटेंड किया, एक्सटेंशन में जो खर्चे आए, कह रहा है वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएंगे, बस खत्म। ठीक है। फ्री फूड और रिफ्रेशमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है जी आप ऑफिस आओ, आप ऑफिस आओ। ऑफिस आओगे तो एम्प्लॉयर क्या करता है, तो नॉर्मली हर ऑफिस में होता है, नॉर्मली हर ऑफिस में क्या होगा भाई, एक ऑफिस है आपका, ऑफिस के अंदर एक टी कॉफी मशीन लगी होती है। भाई आपको जब जब टी कॉफी पीनी है पी लो, जितने बड़े बड़े ऑफिस है सब में लगी हुई है मशीन। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, उसमें जाकर पिएगा। अब उसका हिसाब नहीं रखते, वो कहते हैं उसका हिसाब नहीं रखेंगे। अगर कोई रिफ्रेशमेंट दे रहा है, टी कॉफी बिस्किट वगैरह दे दिए साथ में कुछ, कह रहा है वो एग्जेम्प्ट है। आप एम्प्लॉइज को खूब टी कॉफी पिलाओ, क्योंकि आप एम्प्लॉइज को, भाई एम्प्लॉय काम करते करते थक जाता है, 3 घंटे 4 घंटे, अब उसको एक कप चाय चाहिए। अब ये थोड़ी ना एम्प्लॉयर वहां पे किसी को खड़ा कर देगा जी चाय मिलेगी 5 रुपए की, चाय मिलेगी 10 रुपए निकालो पहले। तो एम्प्लॉयर ने फ्री मशीन लगवा दी है, हर जगह मशीन लगी होती है, आप जाओ अपना पी के आ जाओ। ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परक्विजिट नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयर ने बोला जी आप ऑफिस आओगे, मेरी तरफ से लंच भी है, ये लंच लगा है, बुफे लगा हुआ है, आप जाके मस्त लंच करो। आप रात को लेट रुकते हो, ये डिनर लगा हुआ है, आप डिनर भी करके जाओ। तो उसने बोला ये टैक्सेबल है। आप रिफ्रेशमेंट दोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टी कॉफी रिफ्रेशमेंट्स दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नो परक्विजिट वैल्यू, कोई कुछ टैक्सेबल नहीं एम्प्लॉय के हाथ में। लेकिन अगर आप उसको फ्री फूड प्रोवाइड करोगे, फ्री मील प्रोवाइड करोगे, फ्री मील का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर लंच या प्रॉपर डिनर प्रोवाइड करोगे, तो कह रहा है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, वो टैक्सेबल होगा, लेकिन 50 रुपए तक वो भी एग्जेम्प्ट है, 50 रुपए तक वो भी एग्जेम्प्ट, 50 रुपए तक का प्रोवाइड कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 50 रुपए से ऊपर मत करना। 50 से ऊपर का मतलब उनके हिसाब से फिर आप बहुत अच्छा कुछ लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हो। 50 तक वो कहते हैं कि देखो नीड पूरी हो रही है, एम्प्लॉय का बस पेट भरना है। 50 रुपए में एक बात बताओ क्या आएगा, ढंग से एक दाल और 4 रोटी भी नहीं आने वाली, सही बोल रहा हूं, 50 रुपए में कुछ भी नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला जी 50 रुपए तक दे दो, नीड पूरी कर रहे हो, बेचारे का पेट भर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन 50 से ऊपर का आपने दिया, आपने उसको दिया जी 200 रुपए पर डे का लंच, तो कह रहे हैं 200 माइनस 50, 150 रुपए पर डे के हिसाब से उसकी परक्विजिट वैल्यू निकाल लेंगे हम, और एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉय का बेनिफिट है, ये एम्प्लॉय का बेनिफिट है। राइट, बस इतना सा है। चलो जी, फ्री फूड, फ्री रिफ्रेशमेंट इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड फ्री रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉय एट दी वर्क प्लेस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, सच रिफ्रेशमेंट आर फुल्ली एग्जेम्प्ट। कह रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रेशमेंट दो, आप टी कॉफी खूब दो, फ्री मील दिए। इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड फ्री मील्स टू एम्प्लॉय एट दी वर्क प्लेस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, द वैल्यू ऑफ मील इज एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स इफ कॉस्ट पर मील डज नॉट एक्सीड 50। कह रहा 50 रुपए तक कोई दिक्कत नहीं, पर मील 50 रुपीज, पर मील 50, पर डे का नहीं बोला, देखो पर मील बोला। पर मील का मतलब क्या हुआ, उसने लंच भी दिया 50 का, डिनर भी दिया 50 का, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, दे दो। ठीक है, एनी अमाउंट एक्सीडिंग 50 पर मील विल बी टैक्सेबल। मिस्टर रोहन हु वर्क्स फॉर मैनेजर इन अल्फा लिमिटेड इज प्रोवाइडेड फ्री लंच वैल्यूड 125 पर मील ऑन डेली बेसिस ड्यूरिंग द ईयर। 75 रुपीज जो होगा, 125 माइनस 50 पर मील विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल। और जितनी मील उसने ली पूरे साल में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो वो ऑफिस आया 200 दिन इंटू 75, तो 200 इंटू 75 जो भी ये वैल्यू निकल के आएगी वो टैक्सेबल, उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। ठीक है, सेम फ्रेंड्स, गिफ्ट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप गिफ्ट दो, आप एम्प्लॉय को गिफ्ट दो, बट कितने तक का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो गिफ्ट देगा, राइट, वो कितने तक का, वो कह रहा है 5,000 रुपए तक का गिफ्ट दे दो। 5,000 तक के गिफ्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एम्प्लॉय को 5,000 रुपए का गिफ्ट देते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने एम्प्लॉय को 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया, हमें दिक्कत है, हम 5,000 रुपए पर टैक्स लगा देंगे। राइट, हम 5,000 पे टैक्स लगा देंगे। 5,000 रुपीज एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। आपने गिफ्ट दे दिया 12,000 रुपए का, हम एम्प्लॉय को 7,000 रुपए पे टैक्स लगा देंगे। 5,000 तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिफ्ट वर्ड याद रखना, गिफ्ट, कैश की बात नहीं हो रही। आपने एम्प्लॉय की सैलरी में अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया दिवाली पे 5,000 रुपए की गिफ्ट, खुद खरीद लेना, कह रहा है पूरा टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। कह रहा है गिफ्ट दो, पैसा मत दे दो, गिफ्ट दो, पैसा मत दे देना। पैसा दोगे सैलरी मान के टैक्स लगा देंगे, राइट, परक्विजिट बन जाएगा, टैक्स लग जाएगा।
ठीक है जी। तो गिफ्ट देना है 5,000 तक का, 5,000 के ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल, 5,000 के ऊपर का गिफ्ट, ऊपर का जो पोर्शन है वो टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन अगर कैश दिया तो वो एग्जेम्प्ट, सॉरी कैश दिया तो फुल्ली टैक्सेबल। गिफ्ट के केस में 5,000 तक एग्जेम्प्ट है, कैश के केस में 1 रुपया भी एग्जेम्प्ट नहीं है। उसने कैश नहीं दिया, उसने क्या किया, कार्ड दे दिया, कार्ड दे दिया या वाउचर दे दिए, ये कन्वर्टेबल इन कैश है, कन्वर्टेबल इन कैश, कन्वर्टेबल इन कैश, कह रहा है ये भी टैक्सेबल। कुछ भी कैश दिया, कुछ भी बैंक में ट्रांसफर किया, कुछ भी कन्वर्टेबल इन कैश दे दिया, ये वाउचर कन्वर्ट करा लेना, कैश मिल जाएगा आपको, कह रहा सब कुछ टैक्सेबल है, कोई लिमिट नहीं, 1 रुपया भी दिया टैक्सेबल। लेकिन आपने वाउचर दिए, वाउचर दे दिए अमेजॉन के, अमेजॉन का वाउचर कन्वर्टेबल कैश है नहीं। अमेजॉन कभी भी वाउचर के बदले आपको पैसा नहीं देगा। अमेजॉन बोलेगा जी मेरी वेबसाइट पे और कुछ खरीद लो। 5,000 रुपए के वाउचर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिए, अमेजॉन के, फ्लिपकार्ट के, कह रहा एग्जेम्प्ट, क्योंकि इन एनी केस वो कन्वर्टेबल नहीं है, एम्प्लॉय कुछ ना कुछ खरीदेगा ही उससे, मजबूरी है, उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर ने गिफ्ट ना देके गिफ्ट कार्ड दे दिए जो कन्वर्टेबल इन कैश नहीं होने चाहिए। अगर वो कन्वर्टेबल इन कैश है तो फुल्ली टैक्सेबल, कोई छूट नहीं। लेकिन अगर उसने वाउचर दिए जो कि कन्वर्टेबल इन कैश नहीं है तो वो 5,000 तक एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल। तो गिफ्ट या फिर गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर कुछ भी दे सकता है एम्प्लॉयर, 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट हो गए। शर्त यही है कि वो कन्वर्टेबल इन कैश नहीं होने चाहिए। अगर वो कन्वर्टेबल इन कैश है या कैश है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। चलो जी आ जाओ, गिफ्ट टू एम्प्लॉय सेक्शन 17 to 8, गिफ्ट इन काइंड, इफ एम्प्लॉयर गिव गिफ्ट इन काइंड टू एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट अप टू 5,000 इन फाइनेंशियल ईयर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एनी अमाउंट एक्सीडिंग 5,000 विल बी टैक्सेबल। और ध्यान देना यहां पर उसने वर्ड यूज किया है टू एन एम्प्लॉय और ए मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड, मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मीनिंग अभी आपको मैंने बताया, डिटेल में हम फिर पढ़ेंगे। यानी कि मेरे को मिले चाहे मेरे फैमिली मेंबर्स को मिले, मेरे हाउस होल्ड मेंबर्स को मिले, कह रहा तब भी आपके हाथ में टैक्स लगाएंगे। क्योंकि गड़बड़ क्या होती थी, एम्प्लॉय कहता था मुझे मत देना, इनको दे दो, क्योंकि उसे पता था इनको मिले चाहे मुझे मिले एक ही बात है, वो तो मेरे पास ही आना है अल्टीमेटली। तो दिखावा करने के लिए जी उनको दे दो जिससे टैक्स बच जाए। तो गवर्नमेंट ने सबको कवर कर दिया, कह रहा है इनको दो चाहे उनको दो, टैक्स तुम ही दोगे, सैलरी में तो तुम्हारी ही ऐड करेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव व्यू, एक फ्रेंड्स थोड़ा सा जो मैंने बोला 5,000 कि भाई 5,000 तक एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर का टैक्सेबल, तो वो लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसी है कि कई बार उसका मीनिंग ये भी निकलता है कि जी 5,000 से ऊपर हुआ तो पूरा टैक्सेबल, गिफ्ट के केस में भी। द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट वाउचर रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड विल बी एग्जेम्प्ट अप टू 5,000 इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इफ द टोटल वैल्यू एक्सीड 5,000 देन एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ऑल्टरनेट व्यू है, राइट। तो थोड़ा सा लैंग्वेज इस तरह की है कि फ्रेंड्स दोनों ही व्यू निकलते हैं, लेकिन आप ये वाली फॉलो करना, इसको मत फॉलो करना। एग्जाम में आता है 5,000 तक उसको एग्जेम्प्ट कर देना, उसके ऊपर पे टैक्स लगा के दिखाना, ठीक है। वाउचर या टोकन मिले, इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड एनी वाउचर और टोकन दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर ए गिफ्ट, इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड सिमिलरली। वाउचर दिए जिससे गिफ्ट ही आ सकता है, अमेजॉन के वाउचर, कह रहा है सेम ट्रीटमेंट। द एग्जेम्पशन अप्लाई टू 5,000 एंड एनी एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। कैश और कन्वर्टेबल गिफ्ट, गिफ्ट इन कैश और गिफ्ट्स कन्वर्टेबल इनटू कैश, सच गिफ्ट चेक आर फुल्ली टैक्सेबल विदाउट एनी एग्जेम्पशन, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इफ मिस्टर ओन एम्प्लॉयड with Alpha Limited receive a laptop worth ₹35,000 as a gift from his employer, the taxable amount will be 30,000. 35 में से 5 हटा दिया, 30,000 taxable हो जाएगा। However, if the employer gift him 35 in cash, entire amount will be taxable. सैलरी में पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, नॉर्मली आप देखोगे फ्रेंड्स काफी सारी बड़ी कंपनीज में क्या होता है भाई, ये एबीसी लिमिटेड है, एक काफी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका एम्प्लॉय है ए, इसने इसको एक कॉर्पोरेट कार्ड दे दिया, कॉर्पोरेट कार्ड दे दिया इसके नाम से, राइट। ये क्रेडिट कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड। ए के पास एक क्रेडिट कार्ड है, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड काफी एम्प्लॉयज को क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए काफी खर्चे करते हैं,
कंपनी के काफी ट्रैवल होते हैं, वो यहां जाना वहां जाना, कंपनी की मीटिंग वो मीटिंग। तो अब ये एम्प्लॉय क्या करेगा, बार बार अपनी पॉकेट से खर्चा करेगा और बार बार इस एम्प्लॉयर से बोलेगा कि आप मुझे दो, या फिर एम्प्लॉय बोलेगा जी मेरे पास नहीं है, आप मेरे को हर बार एडवांस दो, मेरे को एडवांस दो तभी मैं खर्चे करूंगा। और एम्प्लॉयर को पता है इसको खर्चे करने ये ऑफिशियल खर्चे होते ही होते हैं। एम्प्लॉयर ने इसको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड दे दिया, बोला जी जब भी ऑफिशियल ट्रिप पे जाओ ना इससे पेमेंट करते रहना आराम से। स्टेटमेंट सीधी कंपनी के पास पहुंचती है, स्टेटमेंट सीधी कंपनी के पास आएगी। कंपनी क्या करेगी, स्टेटमेंट आई, कंपनी ने देखा जी इसके अंदर 10 खर्चे हैं टोटल 1 लाख रुपए के। इस एम्प्लॉय को बोलेंगे जी बिल दो इसके, एम्प्लॉय क्या करेगा, उसे 1 लाख के बिल दे देगा। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट कंपनी के पास आ गई 1 लाख के खर्चों की, एम्प्लॉय 1 लाख के हिसाब दे देगा, वो 1 लाख का हिसाब आ गया, 1 लाख के खर्चे आ गए, एम्प्लॉय से कोई रिकवरी नहीं होगी, 1 लाख का कंपनी अपना खर्चा क्लेम कर लेगी। ठीक है, एम्प्लॉय को कुछ पे नहीं करना पड़ा अपनी पॉकेट से। क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कौन करेगी, कंपनी सीधा क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर देगी, बात खत्म। तो पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कंपनी कई बार अपने एम्प्लॉयज को क्रेडिट कार्ड दे देती है। अब मिस्टर ए है, इन्होंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, इन्होंने ऑफिस के खर्चे किए, ये गए अलग अलग ट्रिप पे, ये अलग अलग जगह ट्रिप पर गए, टोटल इन्होंने 1 लाख रुपया ऑफिशियल ट्रिप पे खर्चा कर दिया। ये फुल्ली एग्जेप्ट है, इसकी हम बात नहीं कर रहे। ये ऑफिशियल ट्रिप पे गया, इसने 20,000 रुपए का अपने लिए कुछ शॉपिंग कर ली, इसने 20,000 की शॉपिंग अपनी भी कर ली। एम्प्लॉयर के पास पहुंची स्टेटमेंट 1,20,000 की, एम्प्लॉयर ने बोला हिसाब दो, इसने हिसाब दे दिया जी 1,20,000 का। अब एक एम्प्लॉयर बोलेगा जी देखो 20,000 तो पर्सनल है, ये अलाउड नहीं है, ये इसकी सैलरी से रिकवरी मार ली, 20,000 रुपए की सैलरी से रिकवरी मार ली। तो यानी एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा किया, 1 लाख का, 1 20 नहीं किया, 1 का। तो वो कह रहा है कोई परक्विजिट नहीं है यहां पर, एम्प्लॉय को बेनिफिट कहां मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिला। बेनिफिट तो तब मिलता जब एम्प्लॉय से कोई रिकवरी नहीं होती। अब मान लो एम्प्लॉयर ने कोई रिकवरी नहीं की, एम्प्लॉयर ने बोला 1,20 का पूरा खर्चा अलाउड, 20,000 की पर्सनल शॉपिंग अलाउड, हम अलाउड कर रहे हैं आपको, आप बहुत अच्छे हमारे एम्प्लॉय हो, हमारी तरफ से गिफ्ट हो गया आपके लिए, हम अलाउ करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला आप अलाउ करो, आपका अच्छा एम्प्लॉय है, लेकिन हमें तो टैक्स चाहिए। इस 20,000 का जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला है, ये जो वाला 20,000 है, कह रहा है इसको एम्प्लॉय की इनकम में ऐड कर दो, इस 20,000 को एम्प्लॉय की इनकम में ऐड कर दो। अगर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी, उसमें कुछ पर्सनल खर्चा किया गया है, तो वो पर्सनल खर्चे एम्प्लॉय की इनकम में ऐड हो जाएंगे। बस इतनी सी बात लिखी है। ठीक है, ऑफिशियल ट्रिप के लिए कोई खर्चा किया, ऑफिस से रिलेटेड किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सनल खर्चा किया और एम्प्लॉयर ने रिकवर नहीं किया उसे, एम्प्लॉयर रिकवर कर ले तो बात खत्म। अगर एम्प्लॉयर ने रिकवर कर लिया, देयर इज नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट है ही नहीं यहां पर। बेनिफिट कब है, जब एम्प्लॉय खर्चा कर दे और एम्प्लॉयर रिकवर ना करे, वो बेनिफिट है। जैसे मेरे केस में 20,000 का खर्चा कर दिया, 1,20 की स्टेटमेंट पहुंची, कोई रिकवरी नहीं, 0 रिकवरी। एम्प्लॉयर बोल रहा है 20,000 मेरी तरफ से ऐश करो, राइट, गवर्नमेंट कह रही है खूब ऐश कराओ, लेकिन हमें टैक्स दे दो, 20,000 पर टैक्स निकालो, 20,000 उसकी इनकम में जाके ऐड कर दो, बस। ठीक है जी, आ जाओ। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, एनी एक्सपेंस इंक्लूडिंग मेंबरशिप फीस, एनुअल फीस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय और ए मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड के लिए भी किया, एम्प्लॉय ने अपने लिए किया, चाहे फैमिली मेंबर्स के लिए किया, हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए किया। एंड चार्ज टू क्रेडिट कार्ड इंक्लूडिंग एनी एड ऑन कार्ड। एड ऑन कार्ड क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक कार्ड आपको मिला, एक कार्ड एडिशनल इशू करवा दिया, वो उसकी वाइफ को, एड ऑन कार्ड इशू हो जाते हैं, सेम कार्ड पे एक और कार्ड, दोनों कार्ड सेम कार्ड की तरह चलते हैं, स्टेटमेंट उनकी एक ही जनरेट होती है, बट मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं फिर उसको, वो एड ऑन कार्ड होता है। सेम अकाउंट पे 2 कार्ड इशू हो गए, वो सेम कार्ड है, वो सेम कार्ड पे एक्सपेंस माने जाते हैं, उसकी स्टेटमेंट भी एक ही जनरेट होती है, राइट, और उसकी पेमेंट भी एक ही कार्ड को होगी, बट उसका एक एडिशनल कार्ड मिल गया सो दैट 2 लोग यूज कर पाए। तो एक तो मिस्टर ए के पास है, एक मिसेस ए के पास है, उनकी वाइफ भी यूज कर रही है पर्सनल। कह रहा है ये भी, कह रहा है जिस मर्जी पे हो, पर्सनल कुछ भी हुआ, चाहे आपके ऊपर चाहे आपकी फैमिली के ऊपर, वो सब आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, चलो जी पढ़ लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड इंक्लूडिंग एड ऑन कार्ड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू पेड और पेड रीइंबर्स्ड by the employee will be taxable as perquisite. The taxable amount will be reduced by the amount recovered from the employee. कह रहा है जो एम्प्लॉय से रिकवरी हो जाएगी उसको रिड्यूस कर देंगे। 20,000 का एम्प्लॉय का खर्चा था, पूरा का पूरा एम्प्लॉयर ने रिकवर कर लिया, तो देयर इज नो परक्विजिट,
दिस नो परक्विजिट, सारी रिकवरी हो गई। 20,000 का खर्चा था, एम्प्लॉयर ने कहा भाई एक काम करो 10 दे दो, 10 हम बियर कर लेंगे, 10 तुम हमें रिकवर कर रहे हैं हम, तो एम्प्लॉय के हाथ में 10,000 पे टैक्स लगेगा। ठीक है। However, expense incurred wholly and exclusively for official purpose will not be treated as taxable perquisite. ऑफिशियल पर्पस वाला वो कह रहे हैं वो नहीं इंक्लूड करना, वो तो पर्सनल नहीं है। जो पर्सनल है हम उसकी बात कर रहे हैं, ऑफिशियल की बात नहीं हो रही कहीं पे। कहीं पर भी किसी भी परक्विजिट में फ्रेंड्स ऑफिशियल की बात ही नहीं है, वो बात ही सारी पर्सनल है। जहां आपको बेनिफिट वही जो मुझे पर्सनली मिले, वो थोड़ी ना बेनिफिट है जो ऑफिस में मिलता है। मैं ऑफिस के ट्रिप पे गया, वो मेरा क्या बेनिफिट है, उसमें तो ऑफिस का काम था, राइट। Detailed record. The employer maintained complete details of such expenditure, including the date of nature और expenses. एम्प्लॉयर को पूरा खर्चा का हिसाब मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो ऑफिशियल ट्रिप पे गया, वो कह रहा है ऑफिशियल पर्पस था, तो कोई बात नहीं, वो कह रहा है जी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करो, डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, सारे बिल होने चाहिए आपके पास कि ऑफिशियल थे तो दिखाओ ऑफिशियल था, राइट। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट. द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट कंफर्मिंग दैट द एक्सपेंस वर incurred wholly and exclusively for the performance of official duties. एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया, वो कह रहा है एम्प्लॉयर से कोई सर्टिफिकेट देगा कि भैया जो 1 लाख रुपए के खर्चे हुए हैं वो ऑफिशियल हैं, इसमें इसका पर्सनल कुछ नहीं है। कह रहे ये रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड मेंटेन करो और एक सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इशू करे, तब हम मानेंगे। मेन है देखो ये रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सारा कुछ इस पर डिपेंड करेगा। जब इस कंपनी का ऑडिट होगा तो ऑडिटर आके सीधा इससे पूछेगा जी 1,20,000 की स्टेटमेंट आई है, इसका हिसाब दिखाओ। वो देखेगा जी हिसाब, ट्रिप अप्रूव था 3 दिन के लिए, एम्प्लॉय 4 दिन बाद वापस क्यों आया, 1 दिन का खर्चा कहां गया, क्या आपने रिकवरी की, इस क्रेडिट कार्ड पे इतने का हिट आया, आपने क्रेडिट कार्ड पे हिट आया 1 लाख के, तो ये ऑफिस की कॉन्फ्रेंस ये वो 10-20,000 रुपए के एम्प्लॉय ने शूज कपड़े जैकेट्स खरीदी हुई है, कह रहे शूज कपड़े जैकेट्स कहां से आ गए 20,000 के, इसकी रिकवरी की, समझ गए। तो वहां वो चेकिंग में आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करो, अगर वो ऑफिशियल है, जो आप ऑफिशियल बोल रहे हो डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करो, और एम्प्लॉयर उसको एक सर्टिफिकेट भी देगा। तो मोटा मोटा प्रोविजन जो है ये तो एक प्रोसीजरल पार्ट है, मोटा मोटा जो प्रोविजन है वो ये है कि जी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कोई खर्चा किया है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी है, उस क्रेडिट कार्ड पे कुछ ऑफिशियल खर्चे हुए हैं एग्जेम्प्ट, कुछ पर्सनल खर्चे हुए हैं टैक्सेबल। पर्सनल चाहे मेरे ऊपर हो चाहे मेरे हाउस होल्ड मेंबर्स के ऊपर हो, सब टैक्सेबल। ठीक है। मिस्टर रोहन इज एम्प्लॉयड बाय XYZ लिमिटेड एंड कंपनी प्रोवाइड हिम विद ए कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग एक्सपेंस वर चार्ज टू कार्ड। होटल स्टे बिजनेस ट्रिप 30,000, बिजनेस लंच विद क्लाइंट 15,000, ये भी बिजनेस। ऑफिस सप्लाईज 5,000, पर्सनल कुछ खर्चे हुए हैं जिसमें फैमिली के साथ डिनर किया रेस्टोरेंट में 10,000 रुपए का, शॉपिंग किया उसने पर्सनल आइटम्स के लिए 18,000, तो ये 18,000 रुपए उसकी परक्विजिट वैल्यू होगी। टोटल एक्सपेंस चार्ज टू कॉर्पोरेट कार्ड 68, रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 5,000, तो रिकवरी 5,000 की 5 के इसमें से हटा भी दो तो 13 के टैक्सेबल होगा। नाउ लेट्स लुक ब्रेक डाउन। बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस 30, 15 और 5 की रिकवरी 50,000 आर नॉट टैक्सेबल। प्रोवाइडेड XYZ लिमिटेड मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, डेट, नेचर, एक्सपेंसेस, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसको, एंड सर्टिफिकेट देता है दीज एक्सपेंसेस वर इनकर्ड होली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। पर्सनल एक्सपेंस 10,000 के 8,000 18,000, और इस 18,000 में से 5,000 की रिकवरी हो गई तो 13,000 रुपए परक्विजिट वैल्यू बन जाएगी। इन दिस केस 13,000 विल बी एडेड टू मिस्टर रोहन्स टैक्सेबल सैलरी फॉर द ईयर। खत्म बात। सेम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई क्लब की फैसिलिटी देते, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई क्लब की फैसिलिटी दे दी, राइट। क्लब डिफरेंट टाइप के क्लब खुले होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला जी थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, आप क्लब में जाया करो, अपनी फैमिली को भी लेकर जाया करो, सबके लिए फैसिलिटी दे दी उसने। तो कह रहा है जो क्लब फैसिलिटी मिलेगी वो टैक्सेबल है। क्लब फैसिलिटी, जो भी उस फैसिलिटी की वैल्यू है, जितना भी उसकी कॉस्ट है, वो टैक्सेबल, सिंपल, राइट। बट कुछ एग्जेम्पशन भी दे रखी है, कुछ चीजों पर एग्जेम्पशन दे रखी है, क्या देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय ड्यू टू द पेमेंट और रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंस इंक्लूडिंग एनुअल और पीरियोडिक फीस फॉर ए क्लब, चाहे एनुअल फीस जा रही है चाहे पीरियोडिक, मतलब हर महीने पे कर रहा है, कह रहा है जो मर्जी है सब टैक्सेबल, जो भी पे कर रहा है सब टैक्सेबल। फॉर ए क्लब बाय द एम्प्लॉयर वेदर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड, चाहे एम्प्लॉय के ऊपर किया चाहे फैमिली मेंबर्स के ऊपर किया, सब टैक्सेबल, शैल बी टैक्सेबल एज ए परक्विजिट। द टैक्सेबल वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट रिकवर्ड, ये हर जगह लिखा है,
और नहीं भी मैंने लिखा तब भी जो रिकवरी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। हाउएवर इफ एम्प्लॉयर हैज ऑब्टेन्ड कॉर्पोरेट मेंबरशिप, कॉर्पोरेट मेंबरशिप क्या है? एम्प्लॉयर के पास बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, 2000, 3000, 500 एम्प्लॉयज हैं। उसने सबके लिए एक क्लब से बात की, एक बड़े क्लब से, कि भाई हमारे मेंबर्स, हमारे एम्प्लॉयज आपके यहाँ आया करेंगे, आप हमें ओवरऑल बताओ कितना लोगे, पूरे साल का बताओ। उसने बोला जी पूरे साल का हम आपसे 80 लाख रुपया चार्ज करेंगे, आप अपने जितने मर्जी मेंबर्स भेजो, 80 लाख रुपए आप हमें हर साल पे करना। तो एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है, 80 लाख रुपए हमने आपको दिए, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए नहीं, ओवरऑल एक कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले ली कि भाई कंपनी के लिए एक मेंबरशिप ले ली, पूरी कंपनी के लिए। अब कंपनी में जो भी एम्प्लॉय आ रहा है, जो कंपनी का एम्प्लॉय है, वो जाके उस फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकता है। तो फैसिलिटी उस एम्प्लॉय के लिए नहीं ली, फैसिलिटी ओवरऑल पूरी कंपनी के लिए ली। अब जो ज्वाइन करेगा वो उसका ऑटोमेटिकली उसको उसके लिए एंटाइटलमेंट हो जाएगी कि भाई वो वहां जा सकता है, एंजॉय कर सकता है। तो वो कह रहा है कॉर्पोरेट मेंबरशिप ली है, ये एग्जेम्प्ट है, इसको ऐड नहीं करना, क्योंकि ये उस एम्प्लॉय के लिए थोड़े ना ली, ये तो कॉर्पोरेट के लिए ली है पूरी, राइट। तो इफ एम्प्लॉयर हैज ऑब्टेन्ड कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ द क्लब and the employee or member of their household enjoy the facility, the initial membership fee paid by employer for acquiring the corporate membership fee will not be treated as taxable perquisite। कह रहा है जो इनिशियल फीस पे की है वो टैक्सेबल नहीं होगी, बट बाद में मान लो उस एम्प्लॉय के कुछ खर्चे होते हैं वहां पर, एम्प्लॉयर उसे भी पे कर रहा है, कह रहा है वो टैक्सेबल होगा। केवल जो कॉर्पोरेट मेंबरशिप फीस पे की है, कह रहा है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे हम, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फर्दर इफ द क्लब रिलेटेड एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस इट विल नॉट बी टैक्सेबल। भाई आप बोलोगे जी क्लब के अंदर बिजनेस से रिलेटेड खर्चे क्या होंगे? कई बार मैं आपको बताता हूं, कुछ बिजनेस के नेचर इस तरह के होते हैं, जैसे सेल्स के अंदर है, एक एम्प्लॉय है सेल्स में, और सेल्स में वो काफी हाई एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, जो काफी हाई क्लास लोग हैं, हाई अर्निंग पर्सन है, उनके काम के प्रोडक्ट्स हैं जनरल पब्लिक के। सेल्स में एक बंदा है मिस्टर ए, ये मिस्टर ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, राइट, सेल्स में अच्छी पोजीशन पर है। कंपनी ने क्या कहा, एक क्लब है, इस क्लब में काफी हाई क्लास लोग आते हैं और इनकी अर्निंग बड़ी अच्छी है, यहां पर जितने भी लोग आते हैं उनकी सैलरी किसी की भी इनकम 1 करोड़ से कम है ही नहीं, अच्छी, क्योंकि इस क्लब की मेंबरशिप बड़ी महंगी है, इससे कम वाले अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो यहां जितने भी लोग आते हैं ना, बड़े हाई क्लास होते हैं, बड़ी हाई अर्निंग वाले लोग आते हैं। मिस्टर ए को बोला जी इस कंपनी ने एक काम करो, तुम्हें यहां की मेंबरशिप दिलवा देते, तुम यहां जाया करो, शाम को 2 घंटे यहां जाके बैठा करो। अब ये 2 घंटे पर्सनल नहीं जा रहा है, ये ऑफिशियली जा रहा है। क्यों? वहां 2 घंटे जाके बैठेगा, लोगों से बात करेगा, मिलेगा, जुलेगा, अपनी रेपुटेशन बनाएगा, और जब रेपो अच्छी बन जाएगी तो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को पिच करेगा और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को उनको सेल भी करके आएगा। आप समझ रहे हो? इस तरह से सेलिंग होती है कि वो क्लब में जाके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहा, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहा, वो जा रहा है कंपनी की सेलिंग के लिए, और उसके लिए उसे वो एंटरटेनमेंट करना पड़ रहा है। उनके साथ बैठ के उनके साथ खाना पीना सब पड़ेगा उसको, वो सब बिल्कुल उनके साथ एज ए फ्रेंड बिहेवियर करेगा कि जैसे मैं क्लब का मेंबर हूं। वो क्लब का मेंबर बन के वहां जाएगा, मेंबरशिप उसे दिलवा दी गई है, लेकिन उसका मोटो जो है, उसका जो मेन पर्पस है वो कुछ और है, उसका पर्पस ऑफिशियल है। वो एक दिन यहां पर सेलिंग करेगा और हाई एंड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा मार्जिन निकलता है, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स कई बार कंपनीज अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉइज को क्लब की मेंबरशिप दिलवाती है जानबूझ के कि आपको वहां जाना है, यह आपकी जॉब का पार्ट है, राइट। तो इस तरह की वो कह रहा है कुछ मेंबरशिप दिलवाइए तो वो एग्जेप्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, राइट। Further, if club related expenses are wholly and exclusive for business purpose, it will not be taxable, provided the following conditions are met: detailed record और employer certificate। कह रहा है रिकॉर्ड मेंटेन करना है और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट देगा, बस रिकॉर्ड मेंटेन करना है भाई वो क्या था, क्यों करवाया आपने, बिल्स वगैरह उसके सारे, और एम्प्लॉयर ने सर्टिफिकेट देगा कि भैया जो ये करवाया गया है वो ऑफिशियल पर्पस से है, पर्सनल उसमें कुछ नहीं है। Additionally, there will be no perquisite on the use of health club, स्पोर्ट्स क्लब और सिमिलर फैसिलिटीज। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई हेल्थ क्लब की मेंबरशिप दिलवा दी या कोई स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप दिलवा दी, कह रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड है। कह रहे तो वो एम्प्लॉयज को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। 8 घंटे 10 घंटे एम्प्लॉय पूरे दिन ऑफिस में काम करता है, फिर घर जाके भी वो अपने कामों में लगा रहता है,
तुम पे फुर्सत ही नहीं है, हम तुम्हें एक मेंबरशिप दिलवा देते हैं, हर संडे वहां जाओ, मॉर्निंग में वहां जाओ, जिम किया करो थोड़ा, क्योंकि हेल्दी रहोगे तो हमारे काम अच्छे से करोगे, राइट। जिम करो, स्विमिंग करो, वहां जाके लोगों से मिलो जुलो, बैठो, ठीक है। तो किसी हेल्थ क्लब की या किसी स्पोर्ट्स क्लब की अगर कोई मेंबरशिप दिलवाई गई है तो वो कह रहा है वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। अदरवाइज कौन सी? कुछ क्लब होते हैं जो एंटरटेनमेंट के पर्पज से बने होते हैं, तो अगर आपने वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से है क्लब और उसकी मेंबरशिप दिलवाई है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन वो भी अगर ऑफिशियल पर्पज से है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो क्या निकला जी? क्लब फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, टैक्सेबल, लेकिन हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब की देता है तो टैक्सेबल नहीं है। ऑफिशियल पर्पज से देता है तो भी टैक्सेबल नहीं है, चाहे एम्प्लॉय को दे चाहे एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को दे, टैक्सेबल, ठीक है। चलो जी, देन यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स एसेट बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपनी एसेट दे देता है कि यूज कर लो, लैपटॉप दे दिया जी, यूज कर लो, घर ले जाओ, यूज करो, अपने मस्ती मारो, आराम से मूवी देखना, बैठ के एंटरटेनमेंट करना, अपने पर्सनल काम करना, दे दिया उसको, ठीक है। उसको एक फ्रिज, ऑफिस में एक फ्रिज रखा था, उठा के दे दिया, घर पे ले जाओ, तुम्हारे घर पे फ्रिज नहीं है, ये वाला फ्रिज लगा लो घर पे, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, राइट। घर ऑफिस में सोफा पड़ा था, ऑफिस का सोफा चेंज करा दिया, यूज करने के लिए दूसरा सोफा जो पुराना था एम्प्लॉय को दे दिया कि तुम अपने घर में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई एसेट यूज करने के लिए दी है, इस सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड एनी मूवेबल एसेट अदर देन लैपटॉप और कंप्यूटर, कह रहा है अदर देन लैपटॉप और कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर को छोड़कर बाकी कोई और एसेट अगर दी तो द एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ देयर हाउस होल्ड, चाहे एम्प्लॉय को दियो चाहे उसके घर के लोगों को दियो, फॉर पर्सनल यूज के लिए दियो, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, उसकी जो बेनिफिट टैक्सेबल परक्विजिट में ऐड हो जाएगा। द परक्विजिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, एसेट की एक्चुअल कॉस्ट का 10% ऐड कर देंगे। फर्नीचर दे दिया, कितने का जी? 1 लाख रुपए का फर्नीचर, 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, उसको दे दिया, कह रहा है 10,000 रुपए हर साल आपकी परक्विजिट वैल्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। बस ये है, कुछ अमाउंट अगर रिकवर किया है उसको रिड्यूस कर लो, राइट। एसेट रिड्यूस बाय द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, कुछ रिकवरी कर ली, रिड्यूस कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला बना टैक्सेबल अमाउंट का, एक्चुअल कॉस्ट उसका 10% मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज यूज्ड डिवाइड बाय 365, तो 15 दिन के लिए दिया, तो 15 दिन के लिए ऐसा थोड़ी ना 10,000, कह रहा है 15 दिन के लिए दिया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 365 भी कर दो, ठीक है। तो सिंपल वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख, 10%, नंबर ऑफ डेज 15 डिवाइड बाय 365, कह रहा है जो अमाउंट निकल के आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दो। However, if employer provide laptop computer to the employee for personal use, it will not be taxable. कह रहा है लैपटॉप कंप्यूटर पे नहीं करना, लैपटॉप कंप्यूटर तो एजुकेशन वगैरह के काफी काम आता है, तो उसको छोड़ दिया उन्होंने कहा जी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बहुत सारे काम करने के लिए काम आता है लैपटॉप कंप्यूटर, राइट, वो एक नेसेसिटी है, उन्होंने बोला जी, तो उस नेसेसिटी पे उन्होंने कहा टैक्स नहीं लगाते। बट इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर कुछ एसेट दे रहा है, एम्प्लॉयर के पास कैमरा था बहुत अच्छा वाला, एम्प्लॉय घूमने जा रहा है यूएसए, पहली बार जा रहा है विदेश, वो कह रहा है बाहर की यादें यहां पे सजो के लाऊंगा, सर अपना कैमरा दे दो मेरे को। एम्प्लॉयर ने बोला कोई बात नहीं, ले जा कैमरा। 2 महीने बाद वापस आके एम्प्लॉयर को कैमरा वापस कर दिया, 5 लाख रुपए का कैमरा था, तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, कैमरा यूज किया कोई दिक्कत नहीं है, अब 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10% कर दो, 2 महीने मतलब 60 दिन डिवाइड बाई 365, कह रहा है ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसको एम्प्लॉय की सैलरी में अब ऐड कर देना। वो अलग बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इन कैमरों को दिखाता ही नहीं, कौन दिखा रहा है, ठीक है। बट क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे टैक्स निकालना है इसके अंदर, ठीक है जी। मिस्टर रोहन इज एम्प्लॉयड अल्फा लिमिटेड, द कंपनी प्रोवाइड हिम विद ए इंपोर्टेड बाइक फॉर पर्सनल यूज फॉर 120 डेज, 120 दिन के लिए कंपनी ने इंपोर्टेड बाइक एम्प्लॉय को दे दी। ओरिजिनल कॉस्ट बाइक की 2 लाख है, इंपोर्टेड बाइक 2 लाख रुपए की है, देखो जी। द एम्प्लॉय रिकवर्ड 5,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स, इसको एक्स की जगह रोहन कर लो, राइट। यूज ऑफ बाइक, राइट। ट्रीटमेंट कैलकुलेट दी टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइड बाई 365, 6575 उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब मान लो कुछ रिकवरी भी की तो 6575 माइनस 5000 रिकवरी कर ली तो 1575 रुपए पे टैक्स लगेगा, ठीक है। Thus 1575 will be added to Mr. Rohan's taxable salary as perquisite for the personal use of bike। बस ये है
कि जो भी बाइक है या जो भी एसेट दी है अदर देन कंप्यूटर एंड लैपटॉप, कंप्यूटर लैपटॉप पे कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है दे दो, उसके अलावा कोई एसेट दी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% निकाल लेना और जितने दिन के लिए दी उतने दिन में उसको प्रोरेट कर देना और वो उसकी इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है। सेल ऑफ एसेट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, कह रहा है यूज करने के लिए नहीं दी, सेल कर दी, यूज करने के लिए नहीं दी, सेल ही कर दी, एसेट को उठा के सेल कर दिया। एक कैमरा पड़ा था पुराना, एम्प्लॉयर ने कहा तू ले जा, सेल कर दिया। ठीक है। व्हेन ए एम्प्लॉयर सेल्स एनी मूवेबल एसेट अदर देन मोटर कार, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेटा स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरीज, प्रिंटर, कह रहा है इन सबको छोड़कर कोई मूवेबल एसेट है, मूवेबल एसेट ट्रांसफर की, मूवेबल कौन सी, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, गाड़ी हो गई, राइट, कोई फर्नीचर हो गया, कोई मशीन हो गई, प्रिंटर हो गया जैसे एग्जांपल के लिए, कैमरा हो गया जैसे, राइट, इस तरह की कोई एसेट ट्रांसफर किया उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कोई भी मूवेबल एसेट बट अदर देन मोटर कार, मोटर कार को छोड़ के, कंप्यूटर को छोड़ के, लैपटॉप को छोड़ के, डेटा स्टोरेज डिवाइस, डेटा स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, राइट, या डिजिटल डायरीज होती है, डिजिटल डायरीज आजकल आती है जिसपे आप पूरा हिसाब डिजिटली मेंटेन कर सकते हो, और प्रिंटर, राइट, इनको छोड़कर तो मोटा मोटा मोटर कार और कंप्यूटर एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी आइटम है उनको छोड़कर, राइट। एन एम्प्लॉय टू टैक्सेबल परचेज्ड अमाउंट कितना होगा, टैक्सेबल वैल्यू होगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, जो भी उसकी एसेट की कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दो क्या, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज बाय एम्प्लॉयर। ईच कंप्लीटेड ईयर यूज बाय एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर ने मान लो 10 लाख का खरीदा था एसेट, ये एसेट उसने एम्प्लॉय को सेल कर दिया। ठीक है। तो कह रहा है इसकी, और एम्प्लॉयर 2 साल उसे ऑलरेडी यूज कर चुका था, कह रहा है 2 साल यूज कर चुके हो तो भाई उसकी वैल्यू तो कम हो गई होगी ना कुछ तो वो कह रहा है हर साल 10% का कम कर दो, तो हर साल 10% मतलब 1 लाख कम करो और 1 लाख कम करो, 2 लाख कम कर दो, माइनस इसमें से कह रहा है अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किया, मान लो 5 लाख रुपए में एम्प्लॉय को सेल किया तो ये 5 लाख भी हटा दो, तो बचा कितना, 10 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5, 3 लाख बचा। कह रहे ये उसकी परचेज्ड वैल्यू होगी, एम्प्लॉय की इनकम में ऐड कर दो, इतने का एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला है। ठीक है। कोई भी एसेट है अदर देन मोटर कार या कंप्यूटर लैपटॉप और कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड जो आइटम है, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस वगैरह हो गया, डिजिटल डायरीज हो गया, प्रिंटर हो गया, इनको छोड़कर बाकी कोई भी आइटम हो उस पर क्या करना है, जो एसेट है उसमें से रिड्यूस कर दो 10% पर एनम, 10% पर एनम जो एम्प्लॉयर ने यूज किया जितने टाइम, कंप्लीट ईयर उठानी है, कंप्लीट ईयर, पार्ट ईयर को इग्नोर कर देना है, कंप्लीट ईयर 10% हटा दो बस, और एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किया वो भी हटा दो, बैलेंस कुछ है तो टैक्स। फॉर मोटर कार इंस्टेड ऑफ 10% एक्चुअल कॉस्ट, राइट, मोटर कार में 10% की जगह ऑफ एक्चुअल कॉस्ट की जगह 20% ऑफ WDV लेना है, 20% ऑफ WDV। वो कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट नहीं, मोटर कार के केस में 20% वो भी WDV। आई होप WDV सबको पता होगा, बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर में हमने WDV पे डेप्रिसिएशन सीखा था, अभी फिर दिखाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है। और अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेटा स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरीज, प्रिंटर है तो 50% ऑफ WDV ले लो, 50% ऑफ WDV रिड्यूस करो, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत तेजी से रिड्यूस होती है। कंप्यूटर आज है, 3 साल में कंप्यूटर खत्म, 10 साल थोड़ा चलते हैं कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है पूरी, राइट, खत्म हो जाते हैं 2-3 साल से ज्यादा वैल्यू। वो कह रहे हैं इसीलिए 50% हर साल रिड्यूस करो उसकी वैल्यू, बैलेंस जो बचा उस पर टैक्स लगेगा, राइट। तो एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फर्नीचर है, माइक्रोवेव ओवन है, मोटर कार है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है। हमारे क्वेश्चन के सारे सिनेरियो यहां पे कवर हो रहे हैं। ये अदर एसेट, माइक्रोवेव ओवन अदर एसेट 10% वाला केस है, ये 10% वाला केस है, मोटर कार 20% WDV वाला केस है, ये 10% ओरिजिनल कॉस्ट वाला है, ये ओरिजिनल कॉस्ट वाला है। वॉशिंग मशीन 10% ओरिजिनल कॉस्ट वाला केस है, कंप्यूटर 50% WDV वाला केस है। ठीक है। ये सारे केस ले लिए कि जो अदर एसेट हैं, जो पहली कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी कौन सी, कंप्यूटर को छोड़ दो, प्रिंटर्स को छोड़ दो, लैपटॉप्स को छोड़ दो, मोटर कार को छोड़ दो, स्टोरेज डिवाइसेस को छोड़ दो, प्रिंटर को छोड़ दो, बाकी सब, राइट, फर्नीचर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन सब उसमें कवर हो गए। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, बैलेंस पर टैक्स लगाएंगे, राइट। मोटर कार में रिड्यूस करेंगे 20% ऑफ WDV एंड बैलेंस पर टैक्स लगाएंगे।
कंप्यूटर के केस में 50% ऑफ WDB रिड्यूस करेंगे, बैलेंस पे टैक्स लगाएंगे। कुछ रिकवरी की है, वो रिकवरी भी रिड्यूस कर दो। देख लो जी, ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है ये, उसमें डेट ऑफ परचेज बता रखी है आपको, डेट ऑफ पुटिंग यूज ये डेट मुझे लेनी है, क्योंकि वो बोल रहा है डेट ऑफ, वो कह रहा है नंबर ऑफ यूज ईयर। देखो देख लो 10%, यहां पर क्या कह रहा है, टैक्सेबल अमाउंट होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज बाय एम्प्लॉयर। ईच कंप्लीटेड ईयर यूज बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने यूज कब की, कितने साल किया है वो हटानी है। मुझे यूज देखना है, मुझे परचेज की डेट नहीं देखनी, मुझे यूज की डेट देखनी है। इसलिए यहां पर दे रखी है कि कब परचेज किया और कब यूज किया, तो ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, ये रेलिवेंट है। डेट ऑफ सेल, कब सेल किया, तो इस डेट से इस डेट के बीच की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो भी फॉर कंप्लीट ईयर, पार्ट ईयर को इग्नोर कर दो। और पेमेंट बाय एम्प्लॉय ने इतने की पेमेंट, मतलब रिकवरी एम्प्लॉय से क्या की है, ये रिकवरी हुई है एम्प्लॉय से हर आइटम की। चलो जी अब निकालो, पहला कब खरीदा, देखो डेट ऑफ पुट टू यूज 31/3/20, 31/3/20 से 31/3/20 से 30/3/21, 30/3/22, 30/3/24, 30/3/24 तक 3 साल हो गए। और उसके बाद विद इन 1 ईयर ये बेच दिया, कंप्लीट ईयर हुआ ही नहीं, उसको इग्नोर कर दो। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन यहां पर लेंगे, 3 ईयर, यहां पर 3 साल। आ जाओ जी, देखो कॉस्ट फर्नीचर की 75,000, राइट, फर्नीचर की कॉस्ट है 75,000 रुपए, ये 75,000 का ही है ना, हाँ। 20 से 21, 21 से 22, 22 से, अच्छा 4 साल हो जाएंगे फ्रेंड्स, 20 से 21 1 साल, 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, 30/3/24 तक, 30/3/24 तक 4 साल हो जाएंगे। 31/3/20 से 30/3/21, 30/3/22, 30/3/24 और 30/3/23 और 30/3/24, 4 साल हो जाएंगे। और 30/3/24 के बाद 1/7/24 तक 3 महीने होते हैं, उसको इग्नोर कर दो, इन 3-4 महीनों को इग्नोर कर दो, तो 4 साल का ही रहेगा बेसिकली, राइट। तो देखो जी 75,000 डेप्रिसिएशन लगेगी 10%, 31/3/20 से 30/3/21, 7,500, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। फिर 1 साल का और 7,500, फिर 1 साल का और 7,500, फिर 1 साल 30/3 तक 7,500। उसके बाद 31 जुलाई को बेच दिया, तो वो नहीं देखनी, पार्ट ऑफ ईयर को इग्नोर कर दो, राइट। तो टोटल कितनी आई, 7,500, 7,500, 7,500, 7,500, 30,000, 75 माइनस 30, 45,000 बचा, ये टैक्स लगेगा। लेकिन उसमें से कुछ रिकवरी की, कितनी, 25,000 की रिकवरी की, 25,000 को हटा दो, बैलेंस पे टैक्स लगा दो। परक्यूजिट वैल्यू कितनी होगी, 20,000, ठीक है। अब यहां पर माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन में भी सेम वही, कब खरीदा, देखो 1/6 को खरीदा, यूज भी 1/6 को कर लिया, तो 1/6 से निकालो, 1/6/22 से 1/6/22 से 31 मई 23 1 साल, 31 मई 24 दूसरा साल, लेकिन 31 मई 24 से पहले ही बेच दिया, तो एक ही साल का निकलेगा, इसमें एक ही साल का निकलेगा, 1/6 से 31 मई 23 तक का, बस 1 साल का। लो जी, माइक्रोवेव ओवन 25,000 का खरीदा, 1 साल का 2,500 रुपए, राइट, 10%, 31/5/23 तक, क्योंकि उसके बाद बेच दिया 1 साल के अंदर अंदर। रिटर्न डाउन वैल्यू 22,500। एम्प्लॉय को कह रहा है जी गिफ्ट कराए, गिफ्ट का मतलब कोई रिकवरी नहीं की, कोई रिकवरी नहीं की। और गिफ्ट के केस में याद होगा 5,000 एग्जेम्प्ट, 5,000 हटा दो, गिफ्ट टू एम्प्लॉय 5,000 तक एग्जेम्प्ट, तो 5,000 हटा दो, बैलेंस 17,500 परक्यूजिट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन मोटर कार, मोटर कार के केस में 2,40,000 की खरीदी थी, अब इस पर 20% ऑफ WDB हटाएंगे। कब खरीदी थी, 10/7 को, यूज कब की, 11/7 से यूज करनी शुरू कर दी, 1/7/24 को बेच दी, तो 11/7/21 से 10/7/20 तक पहला साल हो जाएगा, 10/7/22 तक पहला साल होगा, 23 तक दूसरा साल होगा, और 10/7/24 तक तीसरा साल होगा, लेकिन 10/7 से पहले बेच दी, तो इसलिए 2 साल का निकालेंगे बस, 2 ईयर का। आ जाओ जी, मोटर कार 2,40 की खरीदी, 20%, 11/7 से 10/7, 48,240 का, बैलेंस कितना बचा, 1,92। WDB में जो बैलेंस बचा उसके ऊपर टैक्स डेप्रिसिएशन रिड्यूस करेंगे, 11/7 से 10/7 तक, 1,92 का 20%, 38,400, बचा कितना, 1,53,600। इस 1,53,600 के बाद अब कुछ नहीं निकालेंगे, क्योंकि उससे पहले 1 साल पूरा होने से पहले बेच दिया। एम्प्लॉय से रिकवरी कितनी की, रिकवरी की जी 95,000 की, ये 95,000 की रिकवरी हुई है, और ये 58,600 उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स आप देख लेना एक बार इसको, सेम ऐसे ही वॉशिंग मशीन का होगा,
और जैसे मोटर कार का किया है वैसे ही कंप्यूटर का होगा, बस मोटर कार में 20% का रेट था, कंप्यूटर में 50% का रेट होगा। ठीक है, तो इन एग्जांपल को आप लोग देख लेना एक बार, राइट। तो ये था फ्रेंड्स सेल ऑफ एसेट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। इसके अलावा कोई और बेनिफिट दिया है, एनी अदर बेनिफिट, कुछ क्या लिस्ट में कुछ भी दिया। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज टैक्सेबल एंड इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ और बेनिफिट दे देता है, कह रहा है जो हमने बताई है उनके अलावा दे दिया, कह रहा है वो टैक्सेबल है। जो एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ेगी, राइट, जो एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ेगी उतने पे ही टैक्स देना है। एम्प्लॉयर ने जो फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी, एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ी 5,000 रुपए की, तो कह रहा है 5,000 उसकी सैलरी में ऐड कर दो, 15,000 की 15,000 सैलरी में ऐड कर दो। बट यहां कुछ एग्जाम्पशन है। इफ एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड टेलीफोन फैसिलिटी इंक्लूडिंग मोबाइल फोन इट विल बी एग्जेम्प्ट। कह रहा है टेलीफोन एग्जेम्प्ट है, टेलीफोन को छोड़ के कोई और फैसिलिटी दी एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है। केवल टेलीफोन एग्जेम्प्ट। टेलीफोन नॉर्मली ऐसा मानते हैं, देखो टेलीफोन चाहे पर्सनली दिया हो लेकिन वो ऑफिस के काम आता है। आप अगर जॉब में हो, आप सोच के देखना, अपने फोन को आप मैक्सिमम टाइम ऑफिस के लिए काम में यूज करते हो। क्लाइंट को कॉल करनी है, बॉस को कॉल करनी है, टीम को कॉल करनी है, ये कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन। फोन किसका है? मेरा। यूज किसके लिए हो रहा है? मैक्सिमम टाइम ऑफिस के लिए। इसलिए फोन को फ्रेंड्स एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है। इफ द फैसिलिटीज हैज बीन टेकन बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने खुद ली और एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर रहा है, मॉनेटरी परक्विजिट टैक्सेबल होती थी, लेकिन कह रहा फोन के केस में वो भी एग्जेम्प्ट है। फोन के केस में हर केस में एग्जेम्प्ट है। इफ फैसिलिटी हैज बीन टेकन बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ एंड द एम्प्लॉयर हैज मेड पेमेंट और रीइंबर्समेंट स्टिल इट इज एग्जेम्प्ट। कह रहा फिर भी एग्जेम्प्ट है। यानी फोन चाहे एम्प्लॉयर ने दिया, चाहे एम्प्लॉय ने खुद अरेंज किया, चाहे एम्प्लॉयर ने पेमेंट की, चाहे एम्प्लॉय ने पेमेंट करके एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया, जो मर्जी केस बने, एग्जेम्प्ट। इसके अलावा कोई भी फैसिलिटी दी, टैक्सेबल। इफ एम्प्लॉयर हैज गिवन टेलीफोन अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस इज चार्जेबल टू टैक्स। अलाउंस का मतलब क्या होता है? देखो मैं बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल। अलाउंस का मतलब होता है फ्रेंड्स, मिस्टर ए है, मिस्टर ए काम करते हैं जी एबीसी लिमिटेड में, एबीसी में काम करते हैं। एम्प्लॉयर ने इनको क्या बोला जी, मैं आपको हर महीने 5,000 रुपए क्या दूंगा? टेलीफोन अलाउंस। इसका मतलब यह हुआ मैं आपको हर महीने 5,000 दूंगा, मुझे आपसे कोई बिल नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई हिसाब नहीं चाहिए, आप कहां खर्च करते हो कहां नहीं खर्च करते मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, एम्प्लॉयर ने बोला मैं आपको टेलीफोन रीइंबर्समेंट करूंगा। टेलीफोन रीइंबर्समेंट का मतलब क्या हुआ? आप हर महीने मुझे बताओगे मेरा बिल कितने का आया जी, मेरा बिल आया 4,500 रुपए का। तो एम्प्लॉयर कहता ठीक है 4,500, ये लो 4,500 मेरे से ले लो। अगले महीने बिल कितने का आया? 5,500 का। एम्प्लॉयर ने कहा ये लो 5,500 मेरे से ले लो। यानी यहां पर आप हिसाब देते हो। रीइंबर्समेंट में क्या होता है? ये तो हिसाब आप देते हो। या एम्प्लॉयर ने बोला जी कनेक्शन में दिलवा रहा हूं, बिल जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा सीधा, मैं पे कर दूंगा। तो 4500 का एम्प्लॉयर के पास बिल आया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। 5500 के पास एम्प्लॉयर का बिल आया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। तो यहां पर एक्चुअल बिल की पेमेंट होती है, चाहे जो मर्जी करे। रीइंबर्समेंट एक्चुअल की पेमेंट हो रही है। अलाउंसेस में कोई हिसाब नहीं। 500 का बिल आ रहा है, 700 का बिल आ रहा है, 1000 का आ रहा है, कोई हिसाब नहीं, कोई बिल नहीं। अलाउंस हमेशा यही होते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर चाइल्ड अलाउड कर दिया, याद होगा, राइट। अलाउंसेस में हम कोई हिसाब नहीं मांगेंगे, हमने आपको दे दिया, अब आप जो मर्जी करो। तो वो कह रहा है कि अगर देखो टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है, ये तो हम टैक्सेबल है। जब कोई हिसाब ही नहीं है तो फिर किस बात की एग्जेम्पशन? हिसाब तो मिले। तो वो कह रहा है अलाउंस दोगे तो टैक्सेबल कर देंगे, लेकिन अगर आप रीइंबर्स करोगे या फैसिलिटी दोगे तो कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है जी टेलीफोन का कनेक्शन ले लो, जो मंथली बिल आए तुम पे कर दिया करना, बिल लगा देना ऑफिस में, तुम्हारी सैलरी के साथ रीइंबर्स हो जाएगा, सैलरी के साथ उसका अमाउंट भी आ जाया करेगा हर महीने। एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर ने टेलीफोन का कनेक्शन लेके उसको दे दिया, बिल डायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास आ रहा है, एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय ने खुद टेलीफोन का कनेक्शन ले लिया, एम्प्लॉयर डायरेक्टली एयरटेल को पे कर देता है, एम्प्लॉयर डायरेक्टली जियो को पे कर देता है, वो भी एग्जेम्प्ट। लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया जी फिक्स अमाउंट कि ये तुम रखो, कोई हिसाब नहीं चाहिए। अलाउंस, इट इज कॉल्ड अलाउंस एंड अलाउंसेस इज टैक्सेबल। अलाउंस हमेशा टैक्सेबल होगा फ्रेंड्स। अलाउंस तो हर केस में टैक्सेबल होगा अनलेस अनटिल बताया गया हो। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपए बताया गया, हॉस्टल अलाउंस में 300 रुपए बताया गया, ऐसे अलग अलग अलाउंसेस थे, राइट। अंडरग्राउंड अलाउंस
ट्राइबल एरिया अलाउंस, उनमें बताया गया कि इतना एग्जेम्प्ट बाकी टैक्सेबल। ठीक है, तो अलाउंस में जब तक बताया ना जाए फुल्ली टैक्सेबल, जितना बताया जाए उतना एग्जेम्प्ट। राइट, चलो जी, तो ये था फ्रेंड्स परक्विजिट। राइट, अब इसमें फ्रेंड्स कुछ चीजें और भी एडिशनल छोटी छोटी चीजें जो आज मैं कवर करूंगा। राइट, जैसे एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ परक्विजिट देता है। परक्विजिट क्या दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला जी देखो मैं आपको कुछ गैस का कनेक्शन आपके घर पे दे देता हूं, गैस का कनेक्शन मैं आपके घर पे दे देता हूं, या मैं आपको घर दे देता हूं। घर दिया, घर की परक्विजिट वैल्यू निकाली 1 लाख रुपए, और वो उसकी इनकम में ऐड हो गया एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय कह रहा है सर आपने घर दिया मेरे को 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख रुपए की इनकम मेरी बढ़ गई आपके इस घर के चक्कर में। एम्प्लॉयर कह रहा है इससे क्या दिक्कत आ रही है, कह रहा है इस पर मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है 20%, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है। घर आपने दिया उस पर मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है 20,000 रुपए का। एम्प्लॉयर कहता है कोई बात नहीं, ये 20,000 का टैक्स भी मैं ही दे दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। एम्प्लॉय इतना अच्छा था कि एम्प्लॉयर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने कहा घर भी ले, और इस घर की वजह से अगर कुछ टैक्स आएगा वो भी ले, वो भी मैं पे करूंगा। तो इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे परक्विजिट्स पे कुछ टैक्स पे कर रहा है, कुछ टैक्स पे कर रहा है। अब परक्विजिट कितनी तरह के, एक मॉनिटरी और एक नॉन मॉनिटरी। मैं फिर रिपीट करूंगा क्योंकि अभी फिर रेफरेंस आ गया इसका। अगर ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी नहीं पता है तो ये प्रोविजन समझ में ही नहीं आएगा। मॉनिटरी परक्विजिट कौन से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने फैसिलिटी अरेंज की, एम्प्लॉय ने फैसिलिटी अरेंज की, एम्प्लॉय ने सर्वेंट हायर किया और एम्प्लॉयर उस फैसिलिटी का पे कर दे। चाहे एम्प्लॉय को पे करे, एम्प्लॉय उस सर्वेंट को पे कर दे, या एम्प्लॉयर डायरेक्टली उस सर्वेंट को पे करे, बट इंपॉर्टेंट क्या है, एम्प्लॉय ने अरेंज की और एम्प्लॉयर पे कर रहा है। दिस इज मॉनिटरी परक्विजिट। नॉन मॉनिटरी क्या होता है, एम्प्लॉयर ने ही अरेंज किया और एम्प्लॉयर ने ही पे किया। एम्प्लॉयर ने सर्वेंट अरेंज किया और एम्प्लॉय के घर भेज दिया, और एम्प्लॉयर ही डायरेक्टली सर्वेंट को पे कर रहा है। दिस इज नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी कौन से, फिर रिपीट कर रहा हूं, मॉनिटरी वो जो एम्प्लॉय अरेंज करे बट एम्प्लॉयर पे कर दे। नॉन मॉनिटरी कौन से, जो एम्प्लॉयर ही अरेंज करेगा, एम्प्लॉयर ही पे करेगा, बस। ठीक है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी का अलग है कि टैक्स पे किया है एम्प्लॉयर ने किसके लिए, विद नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स। नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पे डिफरेंट है, मॉनिटरी के लिए डिफरेंट है। नॉन मॉनिटरी कौन सा, ये वाला, एम्प्लॉयर ने अरेंज किया, एम्प्लॉयर ने ही पे किया। तो वो कह रहा है उस केस में आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। कोई नॉन मॉनिटरी परक्विजिट है उसके लिए एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया, कह रहा है वो क्या होगा उसका, इफ एम्प्लॉयर पे इनकम टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय specifically in connection with non-monetary perquisite, such payment will not be allowed to be debited to employer's profit loss account। कह रहा है पहली चीज तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के चैप्टर के लिए ये पॉइंट जो है बिजनेस के चैप्टर से रिलेटेड है कि भाई जब बिजनेस की एम्प्लॉयर अपना हिसाब किताब बनाएगा, P&L बनाएगा, तो वो कह रहा है ये जो टैक्स की पेमेंट है ना वो एम्प्लॉयर को एज ए एक्सपेंस नहीं मिलेगा, एज ए एक्सपेंस नहीं मिलेगा। और एम्प्लॉय के केस में एडिशनली दिस अमाउंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ एम्प्लॉय। कह रहा है एम्प्लॉय की इनकम भी नहीं मानेंगे। अब ये एम्प्लॉय की इनकम नहीं मानेंगे, ये बोल रहा है सेक्शन 10(10)(c)। सेक्शन 10 आते ही एग्जेम्पशन की बात। एग्जेम्पशन किस पे मिलती है, इनकम पे। जिसकी इनकम होगी उसकी एग्जेम्पशन होगी। इनकम किसकी, एम्प्लॉय की। टैक्स किसकी, टैक्स की किसकी पेमेंट हो रही है, एम्प्लॉय की टैक्स की एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, तो इनकम किसकी बनती, एम्प्लॉय की। सेक्शन 10(c) ने बोल दिया नॉन मॉनेटरी परक्विजिट कोई इनकम नहीं, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट टैक्स की पेमेंट की है कोई इनकम नहीं। कौन बोल रहा है, सेक्शन 10(c) कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे कोई टैक्स की पेमेंट करता है, कह रहा है कोई इनकम नहीं। ये जो पार्ट है वो है सेक्शन 10(10)(c) का। और जिस खर्चों के लिए जो मेरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जो मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है, उससे रिलेटेड खर्चे भी मुझे नहीं मिलेंगे, उससे रिलेटेड खर्चे भी नहीं। तो अगर एम्प्लॉय की इनकम नहीं है तो एम्प्लॉयर का खर्चा भी नहीं। जब आपकी इनकम नहीं तो आपका खर्चा भी नहीं है। तो एम्प्लॉय को बोला आप अपनी इनकम मत दिखाना, एम्प्लॉयर को बोला आप अपना खर्चा भी मत क्लेम करना, दोनों हट जाओ, दोनों भूल जाओ। तूने दिया, इसको दिया, दोनों भूल जाओ। हम इस ट्रांजैक्शन को मानेंगे ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, जैसे भूल जाओ। बट इफ इट इज रिलेटेड टू नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, बस ये ध्यान रखना, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के केस में नो ट्रीटमेंट।
एम्प्लॉयर के पार्ट पे कोई खर्चा नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय के पार्ट पे कोई इनकम काउंट नहीं होगी, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ये मॉनेटरी परक्विजिट है तो इसका रिवर्स होगा। अगर ये मॉनेटरी परक्विजिट है तो ये एम्प्लॉय की इनकम बनेगी, और जहां ये एम्प्लॉय की इनकम बन गई, एम्प्लॉयर का खर्चा भी क्लेम होगा। एम्प्लॉयर जो टैक्स पे कर रहा है मॉनेटरी परक्विजिट पे, एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है मॉनेटरी परक्विजिट के ऊपर, राइट, मॉनेटरी परक्विजिट के ऊपर टैक्स पे कर रहा है, तो एम्प्लॉयर उस टैक्स का खर्चा क्लेम करेगा अपने पीएनएल में। ये बात हो गई बिजनेस की। अब सैलरी में एम्प्लॉय की इनकम बनेगी, यही लिखा है, एम्प्लॉयर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नॉट रिलेटेड टू नॉन मॉनेटरी। नॉट रिलेटेड टू नॉन मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी परक्विजिट से रिलेटेड बात हो रही है। इफ इनकम टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर एंड इट इज नॉट इन कनेक्शन विद नॉन मॉनेटरी, पे किया है बट नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के रिलेशन में नहीं है, एम्प्लॉयर कैन डेबिट दिस अमाउंट टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। In this case, as per section 17(2)(4), this amount will be considered income of the employee under the head salary. Simple. अगर मॉनेटरी परक्विजिट है, सारे मॉनेटरी परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, हमने पढ़ा। मॉनेटरी परक्विजिट पे कोई एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया, मॉनेटरी इस कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मॉनेटरी पे टैक्स पे कर दिया, कह रहे हैं वो भी इनकम, वो भी एम्प्लॉय की इनकम है। एम्प्लॉयर का क्या होगा, एम्प्लॉय का खर्चा क्लेम हो जाएगा। उसका दूसरा रिवर्स, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जो एम्प्लॉयर ने अरेंज किए, एम्प्लॉयर ने पे किया, राइट, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट में कुछ पोर्शन एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स लग गया, टैक्स हो गया, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट टैक्सेबल हो गई जी, कोई दिक्कत नहीं, इस पर टैक्स जा रहा है, एम्प्लॉयर ने वो भी पे कर दिया। कह रहा है अगर वो टैक्स पे कर दिया, ना एम्प्लॉयर की इनकम, ना एम्प्लॉय का खर्चा, ना एम्प्लॉयर का खर्चा, ना एम्प्लॉय की इनकम, कह रहे भूल जाओ। तो नॉन मॉनेटरी पे भूल जाओ, मॉनेटरी पे याद रखना है, दोनों जगह याद रखना है, एम्प्लॉयर तुम खर्चा भी क्लेम कर देना, एम्प्लॉय तुम्हारी इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, बस ये प्रोविजन है फ्रेंड्स। चलो जी, इसके अलावा ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स कुछ दिए हुए हैं, इसके अंदर कर लेना आप लोग। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कई जगह मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड एंड फैमिली, मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड एंड फैमिली, तो हाउस होल्ड मेंबर्स में कौन कौन आएगा, बहुत जगह रेफरेंस आया था हाउस होल्ड, राइट। तो हाउस होल्ड में उसके स्पाउस, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि उसके चिल्ड्रन, स्पाउसेस, पेरेंट, पर्सन डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय एंड सर्वेंट, इवन सर्वेंट को भी उसमें ऐड कर दिया, राइट। फैमिली की अगर जहां पर बात हो कि फैमिली को मिलेगी, जहां हाउस होल्ड की बात हो वहां इन सबको काउंट किया गया है, जहां फैमिली की बात हो वहां पर स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर को कब करेंगे, ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल, यानी स्पाउस, चिल्ड्रन को तो इंक्लूड कर ही लेंगे फैमिली में, ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स को तब इंक्लूड करेंगे अगर वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो इनको बाहर कर दो, अदरवाइज इनको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स उनका मीनिंग बताया जब कई जगह रेफरेंस आया था, किन की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, राइट। मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है जी, ऑलरेडी पढ़ चुके हम, रेपिटेशन है, एक जगह लिखा हुआ है, सेक्शन 17(1) ने बताया जी सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का मतलब है कोई वेजेस मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, परक्विजिट्स मिलती हैं, सारी परक्विजिट्स जो सीख के आए अभी, परक्विजिट्स खत्म हो चुकी है फ्रेंड्स, क्लोज, सब परक्विजिट खत्म, राइट। ग्रेचुटी मिलती है, पेंशन मिलती है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मिलती है, कोई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले कुछ और मिला, ये अभी आएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स इसी में आते हैं, सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स यही पर आते हैं, राइट, वो भी सैलरी में ऐड होंगे। लीव सैलरी मिलती है, वो भी सैलरी है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%, 12% के ऊपर एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में किया, वो भी सैलरी में ऐड हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है, तो वो भी कह रहा सैलरी है। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर टू न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन किया लिमिट से ज्यादा, कह रहा वो भी टैक्सेबल होता है, हमने पढ़ा, राइट, वो भी सैलरी है। कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निवीर कॉर्पस फंड का फ्रेंड्स हमने 80 सेक्शन 80 की जो सीरीज आई थी वहां पे पढ़ा था, 80 CCH हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें अग्निवीर कॉर्पस फंड के बारे में बात किया, राइट। तो कह रहा है उसमें एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो जो एडिशनल है, एक्स्ट्रा, वो सैलरी है तुम्हारी, यानी सैलरी में सब कुछ है, राइट, सैलरी में सब आ जाएगा तुम्हारा, राइट। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% से ऊपर किया वो भी सैलरी। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर टू न्यू पेंशन स्कीम, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको समझ लो एक बारी, एम्प्लॉयर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर टू न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम में अगर कुछ भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है
तो आपको याद होगा सेक्शन 80 सीसीडी 2, 80 सीसीडी 2, वहां पर हमने बताया था कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल जाती है। जिसको याद नहीं है प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि पुराना याद नहीं होगा आगे का समझ में नहीं आएगा। ये कुछ चीजें कनेक्टेड है आपस में। तो वहां पर हमने देखा था 80 सीसीडी 2 में कि एम्प्लॉयर ने अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया है किसमें, पेंशन स्कीम में, 80 सीसीडी 2 बोल रहा था कि वो आपका क्या होगा, वो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। बट यहां सेक्शन 17(1) आपको क्या बोल रहा है कि उसको इनकम मान लेंगे, यानी कि पहले उसको इनकम मानेंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे और उसके बाद 80 सीसीडी 2 में उसकी डिडक्शन ले लेंगे, तो उसका नेट इंपैक्ट खत्म हो जाता है। राइट तो हमने 80 सीसीडी 2 ऑलरेडी पढ़ लिया। यहां ये कह रहा है अगर एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया उसको ऐड कर दो, उसको उसकी इनकम में ऐड कर दो और उसके बाद 80 सीसीडी 2 में उसकी डिडक्शन दे दो। सीसीडी 2 में डिडक्शन की लिमिट बताई हुई है, राइट, कि इतनी डिडक्शन मिलेगी। तो मान लो एम्प्लॉयर लिमिट से ज्यादा करता है, मान लो एम्प्लॉयर कर देता है जी 15,000, लिमिट के हिसाब से 10 बनता है, तो इनकम में ऐड 15 होगा, डिडक्शन 10 की मिलेगी, अल्टीमेटली 5,000 पे आपका टैक्स लग जाएगा, नेट ऑटोमेटिकली लग जाएगा, क्योंकि आप इनकम में 15 पूरा ऐड कर दोगे। 80 सीसीडी 2 10,000 की डिडक्शन देगा केवल, राइट, तो टोटल इनकम में 5,000 आपके ऐड हो जाएंगे जाके अपने आप। सेम यहां पर बात कर रहा है कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। 80 सीसीएच सेक्शन अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड की बात करता है। 80 सीसीएच में बताया कि उसमें डिडक्शन मिलेगी, बट सेक्शन 17(1) बता रहा है कि इनकम में ऐड कर देंगे। तो पहले इनकम में ऐड कर दो, फिर 80 सीसीएच 2 उसमें डिडक्शन ले लो, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स बेसिकली इनकम की बात कर रहा है कि इनकम 80 सेक्शन जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था डिडक्शंस की। दोनों को जब एक साथ देखोगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा 17(1) सैलरी में ऐड करवा रहा है, 80 सीसीडी या 80 सीसीएच उसकी डिडक्शन दे रहा है, इस तरह से हमारा कोई टैक्स नहीं लग रहा। और एम्प्लॉयर ने एक्स्ट्रा कर दिया तो एक्स्ट्रा पे टैक्स लग रहा है केवल। दोनों को एक साथ करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। देन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जो अभी हमने देखा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये क्या है फ्रेंड्स, ये बेसिकली डेफिनेशन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी इंक्लूड्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय दैट इज नॉट कैटेगराइज्ड अंडर ट्रेडिशनल सैलरी हेड सच एज बेसिक सैलरी अलाउंस बोनस। कह रहे बेसिक सैलरी अलाउंस बोनस ट्रेडिशनल सैलरी हेड है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम है जो सैलरी तो होते हैं बट वो नॉर्मली सैलरी की तरह काउंट नहीं होते, सैलरी की तरह हम उन्हें बुलाते नहीं है, but is still categorized as part of salary. Tax treatment: any profit received in lieu of salary is subject to tax under the salaries in the employee's income tax return. This ensure that such payment are treated similar to regularly salary payment of employee. इसके एग्जाम्पल क्या है, taxable portion of retrenchment compensation, retirement benefit, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का जो टैक्सेबल पोर्शन है एक्चुअली वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, या वॉलंटरी रिटायरमेंट पे पैसा मिला उसमें जो टैक्सेबल है, ग्रेचुटी का टैक्सेबल, कंप्यूटेड पेंशन का टैक्सेबल, प्रोविडेंट फंड का टैक्सेबल पोर्शन। तो इसमें बेसिकली फ्रेंड्स कह रहा है एम्प्लॉय को पैसा रिसीव होता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, याद होगा 3-4 जगह रेफरेंस आ चुका है इसका, राइट। तो यहां से भी जो पैसा मिलता है वो सैलरी नहीं है, लेकिन सैलरी की तरह ही उसका ट्रीटमेंट होता है। दीज आर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी की जगह आपको कुछ और मिल गया बट वो हमने माना सैलरी है, सैलरी की तरह ही इस पर टैक्स लगाएंगे, राइट। या अमाउंट रिसीव बिफोर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन के बाद एम्प्लॉयर ने कुछ पे किया, एम्प्लॉयर ने जॉब से निकाल दिया और कुछ पे कर दिया, या ज्वाइनिंग से पहले कुछ दे दिया, ज्वाइनिंग बोनस या इस तरह की कोई चीजें मुझे दे दी, कह रहा है ये भी सब सैलरी है। या एनी अदर पेमेंट नोटिफाइड फॉर दिस पर्पज, कोई और पेमेंट जो गवर्नमेंट ने बोल दिया जी नोटिफाई कर दी कि ये भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, वो भी टैक्स लग जाएगा, राइट। तो दीज ऑल आर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जो ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं, ये वाला सारा पोर्शन फ्रेंड्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब कहता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर कहता है जी, एम्प्लॉय कहता है जी मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए महीने की, पूरे साल की मेरी 12 लाख रुपए की सैलरी है। एम्प्लॉय कहता है एम्प्लॉयर को कि देखो बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है, प्रॉफिट आ नहीं रहे हैं, बिजनेस कहीं बंद ना हो जाए, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। एम्प्लॉयर को बोला जी हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमारी 3 महीने की सैलरी मत देना, हम सैलरी सरेंडर कर रहे हैं, अपनी सैलरी फॉरगो कर रहे हैं, सैलरी आपको छोड़ दी हमने, हमें नहीं चाहिए 3 महीने की सैलरी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस है, क्योंकि आपका बिजनेस चलेगा तो सैलरी हमारी सारी जिंदगी आती रहेगी। तो अभी बिजनेस को सर्वाइव करना बहुत जरूरी है, उसके लिए सारे एम्प्लॉइज ने या कुछ एम्प्लॉइज ने या जिसने भी अपनी सैलरी छोड़ दी। गवर्नमेंट कहती है जी आप बहुत दिलदार हो, आपने अपनी सैलरी छोड़ दी, लेकिन हम नहीं है,
हम तो टैक्स लगाएंगे। वो कहता है जी देखो सैलरी ड्यू हो गई, तो चाहे आपने ली या नहीं ली हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पेमेंट कर दो, हमें तो टैक्स चाहिए। तो एम्प्लॉयर कह रहा है जी मैं तो 12 लाख की सैलरी, मैंने तो 12 महीने काम किया। एम्प्लॉयर को बोला 9 महीने की मुझे सैलरी देना, 3 महीने की मत देना। गवर्नमेंट कह रही है 12 लाख रुपए पे टैक्स लगाएंगे पूरे 12 महीने की सैलरी पे। बस इतना ही लिखा है यहां पर। इस फॉरगोइंग ऑफ सैलरी में यही लिखा हुआ है कि एनी सैलरी दैट हैज बीन अर्न्ड बाय एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इवन इफ एम्प्लॉय चूज टू फॉरगो इट। एम्प्लॉय कह रहा है मैं नहीं लूंगा, एम्प्लॉयर कह रहा है तुम मत लो लेकिन हमारा टैक्स निकाल दो। गवर्नमेंट कह रही है तुम मत लो लेकिन हमारा टैक्स निकाल दो। When employee waives their salary, it is considered as a forfeiture. It is considered as a forfeiture मतलब एम्प्लॉयर ने अपना जो राइट टू रिसीव है सैलरी का, भाई सैलरी को रिसीव करने का और एम्प्लॉय का एक राइट होता है कि मेरे को सैलरी राइट है, वो मेरा राइट है, वो राइट उसने फॉरफिट कर दिया, राइट छोड़ दिया, उसने अपना राइट ही फॉरफिट कर दिया सैलरी छोड़ने का, सैलरी लेने का, राइट। तो कह रहा है व्हेन एम्प्लॉय वेव देयर सैलरी इट इज कंसीडर्ड ए फॉरफीचर, ये अपना राइट जो सैलरी लेने का उसको फॉरफिट कर दिया। वंस द सैलरी हैज अकर्ड एनी सब्सिक्वेंट वेवर डज नॉट रिलीव द एम्प्लॉय ऑफ देयर टैक्स लायबिलिटी। एक बार सैलरी अक्रू हो गई उसके बाद एम्प्लॉय को कोई रिलीफ नहीं है कि उस पर टैक्स पेमेंट नहीं होगी, उसको टैक्स की पेमेंट करनी है। तुमने काम कर लिया, सैलरी अक्रू हो चुकी है, सैलरी ड्यू हो चुकी है, अब तुम्हें टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तुम अपनी सैलरी चाहे लो या मत लो। दूसरा बोला जी सरेंडर ऑफ सैलरी, कि जी सैलरी सरेंडर कर दी किनको? इफ एम्प्लॉय वॉलंटरी सरेंडर देयर सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कह रही है हमें दे दो, हमें दे दो, एम्प्लॉयर को मत छोड़ना वरना टैक्स लगा देंगे, हमें दे दो। अंडर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961 कह रहा है हमें अपनी सैलरी एग्जेम्प्ट है, हमें तुम दे दो सैलरी, कोई बात नहीं, सरेंडर कर दो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से लो और हमें दे दो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो हमसे लो ही मत, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिस सरेंडर अमाउंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन देयर टैक्सेबल इनकम। कह रहा है सरेंडर हमें किया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, टैक्स एग्जेम्प्ट तुम्हारा, छूट तुम्हारे टैक्स की। दिस अप्लाइज टू एम्प्लॉय इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चाहे आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, आप अपनी सैलरी हमें सरेंडर करो, हम आपके टैक्स को माफ कर देंगे, राइट। लेकिन अगर आपने अपने एम्प्लॉयर पे सैलरी छोड़ दी तो हम टैक्स लगा देंगे। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आता है कि एम्प्लॉय ने 12 महीने काम किया, उसकी सैलरी ये है, 9 महीने उसने काम किया, 9 महीने की उसने सैलरी ली, 3 महीने की सैलरी सरेंडर कर दी, कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी, पूरे 12 महीने की सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ये आता है कि एम्प्लॉयर ने 12 महीने काम किया, 3 महीने की सैलरी गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, तो 9 महीने की सैलरी पे टैक्स निकालना है, बस, ठीक है जी। 9 महीने की सैलरी पे टैक्स निकालना है। शबीर मैं अभी कैपिटल गेन से रिलेटेड नहीं लूंगा, मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सैलरी पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताया है कि भाई कौन सी इनकम सैलरी में आएंगी, कौन कौन सी इनकम सैलरी में आएंगी। मैं एक एम्प्लॉय के लिए काम, मैं एक पर्सन हूं इंडिविजुअल, मैं एबीसी लिमिटेड के लिए काम करता हूं, राइट। एग्जांपल के साथ समझते हैं, मैं एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एबीसी लिमिटेड है, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी, दोनों ही एबीसी लिमिटेड के लिए काम करते हैं, दोनों ही इस एबीसी लिमिटेड के लिए काम करते हैं, ठीक है। ये ए जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट है यहां से एबीसी लिमिटेड से कि मैं आपके यहां रोज 10 घंटे काम करूंगा, मैं आपके हिसाब से काम करूंगा, आप जो बोलोगे वो काम करूंगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, एबीसी लिमिटेड ने बी को बोला जी आपको ये काम करना है, अब आप अपने हिसाब से करो, आप देखो कितने टाइम में करोगे, आप देखो, अच्छा होता है बुरा होता है आप रेस्पॉन्सिबल हो। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहां बी जो है ना इसका एम्प्लॉय नहीं है, बी इसको प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, ए इसका एम्प्लॉय है। मैं आपके टाइम पे काम करूंगा, आपके हिसाब से काम करूंगा, केवल आपके लिए ही काम करूंगा। एक ही सिचुएशन, यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज एम्प्लॉयमेंट, दिस इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, और जहां पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होगा वहीं पर इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगी, यह ध्यान रखना बस।
इनकम अंडर दी एट सैलरी तभी टैक्सेबल होगी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, और वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि मेरे हिसाब से मेरे लिए काम करोगे, जो मैं बोलूंगा वैसा करोगे, जब मैं बोलूंगा तब करोगे। बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कुछ काम करवाने का, अपने हिसाब से करो, रिस्क तुम्हारे, रिवॉर्ड तुम्हारे, मेरे को ये काम पूरा चाहिए, तुम और किसके लिए काम कर रहे हो मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारे और भी क्लाइंट होंगे मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट? तो बी का क्या हुआ? प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इट इज नॉट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो बी की इनकम कहां जाएगी? बिजनेस प्रोफेशन में। तो हमें यह देखना जरूरी है कि जो मैं काम कर रहा हूं जिसके लिए, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है, राइट? बस यही बात इसके अंदर की गई है, यही क्लैरिफिकेशन इसके अंदर दी गई है यहां पर, राइट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द सैलरी व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस व्हिच इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर and employee. In this arrangement, employee performs work for the employer who retains control and supervise over how the work is carried out. सब कुछ एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होता है यहां पर। एग्जाम्पल, कंसिडर ए ग्राफिक डिजाइनर नेम रिया हु इज एम्प्लॉयड बाई डिजाइन एजेंसी। डिजाइन एजेंसी में एक लड़की है, रिया काम कर रही है। शी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द एजेंसीज गाइडलाइन एंड सुपरवाइज बाय हिज मैनेजर। हर मंथली सैलरी 50,000 इज टैक्सेबल एज सैलरी इनकम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस रेफर्स टू सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू अनदर पार्टी इन एक्सचेंज फॉर ए फीस। कहता है इस सर्विस का मैं इतनी फीस लूंगा, बाकी और नहीं होता कुछ भी, मंथली कुछ नहीं होते उनके, इस सर्विस का इतना फीस लूंगा। Here the individual has freedom to determine how to perform the work and is entitled to the benefit of their labor while also being responsible for any associated risk and loss. The income generated from such work is classified as business income. Example, एक freelancer web developer named Sumit who takes a project from various clients. He describe how to complete, right? He decide how to complete each project and sets his own hours. अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है. If he earns 75,000 from a project, the amount is considered business income and is taxed accordingly under contract of service. Contract for service. ठीक है? तो मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम कर रहा हूं, उसके हिसाब से उसके कंट्रोल में काम कर रहा हूं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं बट उसका कंट्रोल नहीं है मेरे ऊपर, उसने मेरे को काम बता दिया, काम मेरे हिसाब से होगा, उसको उसकी डिलीवरी मिल जाएगी, बस काम हो जाएगा, कैसे होगा, कब करूंगा, वो सब मैं डिसाइड करूंगा। मैं और बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करता हूं, मेरा कंट्रोल, उसका कंट्रोल नहीं है कि मैं उसी के लिए काम करूंगा, मैं किसी के लिए भी काम कर सकता हूं, मैं फ्री हूं, फ्रीलांसर हूं, कह रहा है मेरी बिजनेस इनकम। ठीक है? इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। पेमेंट मस्ट बी फ्रॉम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। For an employee to be classified as salary, there must be clear employer-employee relationship between the payer and payee. This applies whether the employee is full-time or part-time. चाहे full-time हो part-time हो, अगर employer-employee relationship है तो इनकम अंडर द सैलरी टैक्सेबल होगी, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। A crucial point to be noticed that payment received from someone other than the employer cannot be classified as salary. Employer के अलावा किसी और से पेमेंट आ रही है, वो सैलरी नहीं होगी। For instance, director receive a commission from company. डायरेक्टर को कंपनी से कमीशन मिल रहा है, इट विल बी कंसीडर्ड सैलरी ओनली इफ डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। क्या एक डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता है? आंसर इज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय होना और डायरेक्टर होना दो अलग अलग चीजें हैं। कंपनी में डायरेक्टर है, इट डजंट मीन वो एम्प्लॉय भी है। तो अगर एक डायरेक्टर को कमीशन मिल रहा है और वो एम्प्लॉय भी है, तब उस कमीशन को उसकी सैलरी में ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, राइट? If director is not employed by company, the commission will be taxable either profit gain of business profession or income from other sources. अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, कभी कुछ रेम्युनरेशन मिल रहा है, कुछ कमीशन मिल रहा है वहां से कंपनी से, कह रहा है फिर या तो वो बिजनेस में जाएगा उसके प्रोफेशनल इनकम या फिर अदर सोर्सेज की इनकम, राइट? पेमेंट रिसीव्ड बाय कॉलेज लेक्चरर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं छोटे छोटे फ्रेंड्स यहां पर, जैसे रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय कॉलेज लेक्चरर फ्रॉम देयर कॉलेज इज कंसीडर्ड सैलरी। कॉलेज लेक्चरर है, कॉलेज प्रोफेसर है, उनको कुछ कॉलेज से पेमेंट मिलती है लेक्चर देने के लिए, वो कह रहा है वो सैलरी है उनकी, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इज इज फॉर एकेडमिक ड्यूटीज और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चाहे वो एकेडमिक, चाहे वो पढ़ाने के लिए हो या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उसको कुछ मिल रहा है, कह रहा है वो सब सैलरी है। इफ लेक्चरर इज compensated by university for tasks such as setting examination paper,
दैट पेमेंट डज नॉट क्वालिफाई एज सैलरी। वो कह रहा है उसको पेपर सेट करने के लिए फीस दी गई कि भाई एक प्रोफेसर को बुलाया गया कि आप हमारे यूनिवर्सिटी के लिए पेपर बना के दो जो हम बच्चों को देंगे, तो वो कह रहा है पेपर सेट करना है केवल, यानी कि वो रेगुलर एम्प्लॉयड नहीं है, तो ये उसकी फिर सैलरी से इनकम नहीं होगी, या तो बिजनेस में जाएगी या फिर अदर सोर्सेज में जाएगी। ठीक है जी। इट इज नॉट रिसीव्ड एज एम्प्लॉयर, इंस्टेड इट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एडिशनली ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट रिगार्डेड एज एम्प्लॉय, यानी कि एमपी और एमएलए की बात हो रही है। जो एमपी एमएलए होते हैं वो कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते। जो एमपी एमएलए होते हैं फ्रेंड्स, उनको जो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, उनको गवर्नमेंट से सैलरी नहीं मिलती, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, राइट। तो वो कह रहा है इट इज नॉट रिगार्डेड एज एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, देयरफॉर द सैलरी एंड अलाउंस दे रिसीव आर नॉट टैक्सेबल अंडर द सैलरीज। तो उनको जो भी पैसा मिलेगा, जो अलाउंसेस या सैलरी, रेम्युनरेशन, कंपेंसेशन जो भी मिल रहा है, कह रहे वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा, वो अदर सोर्सेज में जाएगा। रादर दे फॉल अंडर अदर सोर्सेज, यानी एमपी एमएलए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, उनको जो भी पेमेंट होगी वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, वो सैलरी हेड में नहीं होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। एमपी एमएलए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते, राइट। पेमेंट टू एमपी एमएलए सेक्शन 1017। सेक्शन 1017 मतलब एग्जेम्पशंस की बात हो रही है। जहां पर सेक्शन 10 आ जाए मतलब एग्जेम्पशन, यानी ये सेक्शन ये बोल रहा है एमपी एमएलए को जो भी पेमेंट होगी एग्जेम्प्ट, बस खत्म बात। एमपी एमएलए को जो भी पेमेंट होगी वो एग्जेम्प्ट है। द फॉलोइंग इनकम ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल बी एग्जेम्प्ट। डेली अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एनी कमिटी देयर ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंस ऑफ एमपी, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लोग प्रॉपर डेवलपमेंट कर पाए, अपने एरिया में प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उनको पैसा मिलता है कि भी आप अपने एरिया को देखो, वहां डेवलपमेंट के लिए आपको ये फंड मिलेगा, इस फंड को आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज करोगे, उनको वो अलाउंस मिला है। वो कह रहा है ये टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है। सेम ऐसे ही एमएलए को मिलता है अपने एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, तो जो एमएलए फंड उनको मिला, उनको कुछ अलाउंसेस मिले, कह रहा वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो एमपी एमएलए को चाहे डेली अलाउंस मिले, चाहे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिले, चाहे एमपी को मिले या एमएलए को मिले, कह रहा है सब कुछ एग्जेम्प्ट है। बस इसके साथ आज का लेक्चर एग्जैक्टली 10 बजे खत्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे, देखो सैलरी का चैप्टर मोटा मोटा अपना क्लोज हो चुका है, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से रिलेटेड प्रोविजंस थे वो खत्म हो गए। अब जो प्रोविजन बचे हैं वो बचे हैं फ्रेंड्स ऑप्शनल टैक्स रिजीम से रिलेटेड। ऑप्शनल, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स बड़े सारे, कर लेना है ना, देखो क्वेश्चन मत छोड़ना, बता रहा हूं, क्वेश्चन छोड़ा तो बड़ी दिक्कत आएगी एग्जाम के अंदर। ये सारे क्वेश्चन कर लेना, कुछ भी दिक्कत आती है नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। अब जो प्रोविजंस बचे हैं वो बचे हैं ऑप्शनल रिजीम से रिलेटेड, बस 4-5 प्रोविजन है इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल रिजीम कि अगर कोई पर्सन ऑप्शनल ऑप्ट कर लेता है, डिफॉल्ट से ऑप्ट आउट हो जाता है, तब अप्लाई होगी। क्या है बात करेंगे फ्रेंड्स अगली क्लास में। तो अगली क्लास में मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। ऑप्शनल के अंदर कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो मेरे को आपको बताने। इंपॉर्टेंट क्या, यही है, जो भी है इंपॉर्टेंट कह लो या ये कह लो, यही है। ठीक है, वो मेरे को आपको बताने हैं। तो आई होप फ्रेंड्स क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। क्लासेस पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना। एंड फ्रेंड्स अगला बैच भी अनाउंस हो चुका है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई नोन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 8800880668 8800880668 पर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, कॉल नहीं करना, मैसेज भेजना है। मैसेज भेजेंगे, मेरी टीम सारी डिटेल शेयर कर लेगी। ठीक है जी, कुछ क्वेरी है। अगला बैच स्टार्ट होगा मार्च 25 से, मार्च 25, मिड ऑफ मार्च 25 में स्टार्ट होगा। डेट मैं अनाउंस कर दूंगा, डेट डिपेंड करेगा कुछ चीजों पर, मैं अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेरी है फ्रेंड्स आप पूछ सकते हो प्रिया। हाँ जी, एनी क्वेरी नाउ यू कैन आस्क। आज का चैप्टर मेरा क्लोज होता है, मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं फ्रेंड्स, कुछ क्वेरी आप लोग पूछ लो, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस क्लास। मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे को अपनी लास्ट क्लास होगी फ्रेंड्स, इस सैलरी चैप्टर की भी और इस इनकम टैक्स के बैच की भी। आई होप फ्रेंड्स आप लोग क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, कुछ क्वेरी, कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, कोई क्वेरी नहीं है, लेट्स क्लोज दिस क्लास। वेंसडे को मिलते हैं फ्रेंड्स, सेम टाइम 8 o'clock। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।